तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक ईवल की तरह हंसते हुए लिव यूजी से कहता है कि मुझे अभी भी तुम्हारी बहन की वो इनसेन बॉडी याद है। वो मेरे साथ बेड पे थी तो वाकई में मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, क्योंकि असली मजा तो तब आता है जब इस तरीके की वुमेन्स रजिस्ट करती हैं। मुझे याद है तब मैं उससे ड्रंकिंग इमोर्टल टावर में टकराया था, पर जब उसे अपनी असली जगह नहीं पता थी इसलिए मैं उसे अपने रूम पर ले आया। मैं तो वो मुझे पागलों की तरह बददुआएं देने लगी। जब मैंने उसके साथ में वो सब शुरू किया तो तब वो रोने लगी और मुझे रोकने के लिए कहने लगी, और वो आवाज अभी भी मेरे कानों में बजती है। और उस तरीके की एक उग्र घोड़ी इस यंग मास्टर के हाथों में अच्छी तरीके से वश में आने लगी। इस तरीके की बातों को सुनकर के तो उसी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। आंखों में खून के आंसू लाए गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए उससे कहता है, आगे एक शब्द भी मत कहना। वो कमीना जिया अभी भी नहीं रुकता और आगे उसे कहता है कि मैंने उसके साथ में 3 दिनों तक एक खिलौने की तरह खेला, फिर जब उसकी कल्टीवेशन कोलैप्स हो गई तो वो बेहोश हो गई, और जब मैं उग गया तो तब मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। बड़ी ही ज्यादा मर्सीफुली दयालु तरीके से मार डाला। और वो फिर से एक ईवल की तरह हंसते हुए उससे पूछता है, लिवुजी तो बताओ क्या मैंने तुम्हारी सिस्टर को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया? लिवुजी तो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड कुत्ते के बच्चे तू सिर्फ मरना डिजर्व करता है। फिर भगवान को कोसते हुए कहता है कि आखिर वो क्यों मर गई और आखिर इस तरीके का मॉन्स्टर क्यों जी रहा है। अगलों की तरह जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, अमीने मैं तुझे मार दूंगा, मैं आज तुझे यही मार दूंगा। बीच में एंसेस्टर आ जाता है और लिवुजी को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लेता है। फिर उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि बहुत हो गया। फादर भी आगे बढ़ता है और लिवुजी से कहता है कि तुम सिर्फ एक डोमेस्टिक कल्टीवेटर हो और तुम्हारी बहन सिर्फ हमारे यंग मास्टर की कल्टीवेशन फर्नेस के तौर पर ही यूज हुई है, क्योंकि यही उसका नसीब था। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वर्थलेस सिस्टर हमारे यंग मास्टर के हाथों में आकर के खत्म हुई, क्योंकि अगर वो उनके किसी गार्ड के हाथों में लगती तो फिर तो उसकी हालत और भी ज्यादा बुरी होती। लिवुजी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। कैसे हुई मेरी बहन को उस कमीने के साथ में कंपेयर करने की? बाकी के सभी लोग भी इसी तरीके से लिवुजी की बहन के बारे में बुरा कहने लगते हैं। तभी कहता है कि लिवुजी तुम्हारी बहन वाकई में काफी ज्यादा लकी थी, क्योंकि मैंने 3 दिनों तक उसकी काफी ज्यादा अच्छी केयर करी। फिर भी तुम जैसा एक कुत्ता यहाँ पर सभी लोगों के सामने भौंकने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से जब सभी लोग लिवुजी को सुना रहे होते हैं देख करके जुलियन भी अपने मन में कहता है कि एक व्यक्ति जिसने की अपनी बहन का बदला लेने के लिए कठोर परिश्रम किया और अब उसे एक डिमोनिक कल्टीवेटर करार कर दिया गया है, कि एक नोबल हाउस का उत्तराधिकारी छुप करके बुरे काम करता है, फिर उसे एक राइटियस कल्टीवेटर कहा जाता है। ये क्या मजाक है। जुलियन ये सब सोच रहा होता है तभी सिस्टम जुलियन को एक साइड क्वेस्ट देता है कि जुलियन को लिवुजी को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करते हुए उसे डिफेंड करना है और जुई फैमिली के एंसेस्टर को कन्विंस करना है कि वो खुद अपने हाथों से जियाओ टियानिये को खत्म कर दे। रिवॉर्ड के तौर पर आपको डिवाइन इमोर्टल आर्ट बैटल सेंट फिस्ट मिलेगी। अलावा या फिर आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन है, आपको सिर्फ साइलेंटली इस इनजस्टिस को होते हुए देखना है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको 10 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिलेंगे। फिर दूसरे रिवॉर्ड के बारे में जानकर के तो जुलियन सिस्टम को ही उंगली करते हुए उससे कहता है कि कहा 10 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, तुम तो बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो भाई, इनका क्या फायदा? तू सीधा सीधा कहा ना मुझे पहले ही काम करना है। इस साइड क्वेस्ट की कंडीशन तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। उस ओल्ड मैन को अपने ही हायर को मारने के लिए कन्विंस करना है, ताकि उसे उसके लिए बुरा भी नहीं लगना चाहिए। आखिर ये किस तरीके की साइड क्वेस्ट है? जुई को दिखाया जाता है जो कि लिवुजी को मारने के लिए उसके गले पर तलवार लगते हुए उससे कहता है कि जुई अब बहुत हुआ, तुम मरने वाले हो और मुझे मारने की इस ख्वाहिश को अपने अगले जीवन में पूरा करना। इतना कहते ही जैसे वो लिवुजी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ में अटैक करता है, बीच में आकर के उसे रोकते हुए उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। देख करके तो जुई भी घबराते हुए पीछे हटता है और जुलियन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? एक और बंदा भी कहता है कि आखिर ये सब क्या है? तुम अभी ज़्वांटियन सेक्ट में हो और ये मुजने में यहीं का एक डोमेस्टिक कल्टीवेटर है। ऐसा करके तुम जुई फैमिली के फेस पे सीधा सीधा तमाचा मार रहे हो। जुई फैमिली का पैट्रियार्क भी कहता है कि जुलियन आखिर इस सब का क्या मतलब है? आखिर तुम हमारे टियानर को इस डीमन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्यों रोक रहे हो? कहता है कि मैं उड़ाऊ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं अपने डिसाइपल्स के बिहाफ पर बोल रहा हूँ, पर इसलिए इसके ऊपर किसी ने हाथ भी उठाया तो वो सीधा सीधा मुझसे फाइट लड़ेगा। तो बाकी के सभी बंदे भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कब हुआ? चीज के तो लिवुजी को भी पता नहीं और वो जुलियन से पूछता है कि आप इतने समय इस ईस्टर्न डोमेन में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, फिर भी आखिर आप मुझ जैसे के लिए इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रहे हैं? इसी के साथ में हमें उनके एंसेस्टर को भी दिखाया जाता है जो कि जुलियन के इस एक्शन की वजह से तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में जुलियन से कहता है कि जुलियन समझदारी से सोचो और पीछे हट जाओ, जिसके बाद में मैं ये भूल जाऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। तो लिवुजी भी जुलियन के लिए परेशान होते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज आप चले जाएं, बेहद ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जो कि आज आपने यहाँ पर मेरा साथ दिया। कोई अगली जिंदगी मिलती है तो मैं जरूर आपके लिए एक हॉनेस्ट घोड़े की तरह काम करूंगा। उनको भी दिखाया था जो कि ये सब देख करके वो भी अपने मन में कहता है मुझे भी इस बंदे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, इसके लिए अपनी
जान को खतरे में डालकर इन सभी लोगों के अगेंस्ट खड़े होना एक बेवकूफी है। होंगे ये सब सोच रहा होता है कि तभी जुलियन उसके सोच पर पानी फेरते हुए उससे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर अपने इस न्यू जूनियर ब्रदर को भी प्रोटेक्ट करना है। हम ना चाहते हुए जैसे यस मास्टर कहता है कि तभी कोई गुड़ने लगते हैं, जिसे देख होंगे अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, कमीने तू खुद तो मर ही रहा है, साथ में मुझे भी इसमें मरने के लिए घसीट रहा है। फैमिली का एंसेस्टर तो और भी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी पावर को अनलीश करते हुए उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम जुई फैमिली को इतने आसानी से बुली कर लोगे। जैसे ही वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है, प्रेशर की वजह से वहाँ का वो पूरा एरिया थर थर कांपने लगता है। देख के तो होंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जम गई, तो ये गैप है मेरे और इसके बीच का। पीछे खड़ी मौसी तो और भी ज्यादा घबराने लगती है। साथ ही हमें जुलियन को दिखाया जाता है भाई जस्ट कूल, और वो सिस्टम की बदौलत स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ बस मेरे ऊपर एक बार हमला करो और तुम्हें पता चलेगा फिर तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। इससे भले ही मेरी साइड क्वेस्ट पूरी नहीं होगी, लेकिन इससे मेरा लेवल अप तो जरूरी होगा। का मतलब तो यही है कि इस चीज में मेरा प्रॉफिट तो होके ही रहेगा। अभी अचानक से आसमान में किसी और का प्रेशर भी रिलीज होने लगता है। सेंस करके तो जुई फैमिली का भी एंसेस्टर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर अब किसकी हिम्मत हुई। फिर वो उस प्रेशर को फील करते हुए कहता है कि एक और पैसिटो इमोर्टल, लेकिन इसका प्रेशर तो मुझसे भी ज्यादा है। क्या ये जुलियन का बैकअप है? लेकिन तभी आसमान से एक भारी आवाज आती है कि आखिर ये जुलियन कहाँ है। तो जुलियन भी उस आवाज की ओर मुड़ता है और कहता है कि आखिर अब कौन भौंक रहा है। ये आसमान सूरज की तरह गोल्डन कलर में चमकने लगता है और उस चमक के बीच में एक इंसान की फिगर दिखती है। उसके सामने तो जुई फैमिली का एंसेस्टर भी ढंग से नहीं देख पाता। अपनी आंखों को रखते हुए कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर सीनियर यहाँ पर किस लिए आए हैं। वो अपने मन में कहता है कि फाइनली पैसिटिव मोटल पे पहुंचने के बाद में साला मैंने शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे ये बैंक्वेट रखी थी। उसके बाद में यहाँ पे मुझसे भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्गर बंदा जाता है और मेरी यहाँ पर सारी स्पॉटलाइट को छीन लेता है। मैं जुलियन को दिखाया था, वो तो मस्त अपने चश्मे को पहनता है और उस बंदे की ओर देखते हुए कहता है कि बेटे हवाबाजी बंद कर और नीचे आ। हमें उस गोल्डन लैंड के बीच में उस बंदे को दिखाया जाता है। जुलियन को बताता है कि मैं हुआ मीन से हूँ और मेरा डाउ नेम है जूयांग। नाम सुनकर के सारी पर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एक कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये हुआ मीन्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन और ये पर्सन होली सन का पर्सनल मास्टर है। लगता है कि उनको 18 एल्डर्स की मरने की वजह से फेदर इमोर्टल सेक्ट बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा, इसलिए अगर वो यहाँ पर हैं तो इसका मतलब वो पर्सनली यहाँ पर खुद इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो इसलिए लगता है कि ये जुलियन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। सुनकर के तो जुई फैमिली का एंसेस्टर भी जुलियन को देखते हुए अपने मन में कहता है जरा देखो इस बंदे का तो एक और दुश्मन आ गया। बेवकूफ, ये जुलियन ने तो खुद ही अपनी समाधि खुद रखी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तो मुझे अपनी उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। इसी तरीके से उस मास्टर जुयांग से कहता है कि जुलियन यहीं पर आप बिना किसी दिक्कत के आराम से अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो एंसेस्टर की ये बात सुनकर तो जुयांग भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी किसी भी परमिशन की जरूरत है। अभी हमें जुलियन को दिखाया जो कि उस बंदे को अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है हे बच्चे इधर देख और मुझे बता कि आखिर तुझे क्या चाहिए। जुलियन को उस बंदे को भी उंगली करते हुआ देख करके तो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि साला इस बंदे को पता भी है कि आखिर एक पैसिटो इमोर्टल और इसके बीच का डिफरेंस क्या है। बास्टर्ड वो बंदा तुझे एक चींटी की तरह मसल देगा। हमें जुयांग को दिखाया जाता है जो कि इन बातों से बेहद तेज भड़क जाता है और बड़ी तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बिल्कुल भी नहीं रखता, उसे और भी भड़काते हुए कहता है तो इस तरीके से मेरी और कुत्ते की तरह क्या देख रहा है। उससे कहा ना कि अगर तुझ में हिम्मत है तो यहाँ पे आ और मुझसे लड़, इस तरीके से भौंकना तो बंद कर। वो एल्डर जुयांग तो बेहद ही ज्यादा भड़क जाता है और हाथों में एक पावरफुल सा सूरज की तरह एक अटैक को चार्ज करते हुए जुलियन को ऊपर फेंकते हुए कहता है कि तू कमीने आज मरेगा। देखा जाता है कि एक बड़ा सा आग का गोला उन्हीं लोगों की ओर आ रहा होता है। तो वह देख के तो होंग भी घबराते हुए कहता है कि यहाँ आसपास का स्पेस भी सील्ड कर दिया गया है। तो अब लगता है कि इस हमले की वजह से हम लोग यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। इधर जुई फैमिली का पेट ट्रैक भी घबराते हुए कहता है कि गोल्डन ऑर्ब हमारी जुई स्टेट के ऊपर गिरता है तो हमारी स्टेट पूरी तरीके से भाप में बदल जाएगी। उसका पोता जुई भी घबराते हुए रोने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उस बड़े से हमले के सामने जुलियन आ जाता है। कहता है कि आखिर अब मैं अपनी साइड क्वेस्ट को कैसे कंप्लीट करूंगा। वहाँ पे जुलियन को देख के सभी लोग हैरानी में कहते हैं कि ये क्या, ये लाइट कैसी है, ये हमें अंधा कर रही है। तो उस एल्डर का अटैक जुलियन के करीब पहुंचता है। सिस्टम जुलियन के सामने अपेयर होता है और बताता है कि होस्ट का सामना एक अर्ली स्टेज पैसिडो इमोर्टल से हो चुका है। होस्ट की कल्टीवेशन बूस्ट करते हुए उसे मिड स्टेज पैसिडो इमोर्टल पे कर दी गई है। तो जुलियन भी अपनी मिड स्टेज पैसिडो इमोर्टल की पावर्स को रिलीज करता है। तो उसके शरीर से खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो होंग भी लाइक साले ने एक और झटका दे दिया और वो अपना मुंह फाड़ करके हैरान होते हुए कहता है कि तुम भी एक पैसिडो इमोर्टल हो। वो उनमें कहता है कि ये कमीना तो उस प्रीमिडियल डोमेन के डीमन से भी ज्यादा भयानक है। जब देखो मुझे यहाँ पर झटके पर झटके देता रहता है। हमें जुलियन की ओर दिखाया जाता है जो कि उस फेडरल इमोर्टल सेक्ट के एल्डर के अटैक को रोकते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा ये अटैक तो मेरे नाखून भी नहीं तोड़ सकता। तो कहते हैं जुलियन सिर्फ अपनी उंगली से ही उसके अटैक को डॉच बैक कर देता है। जैसे ही जुलियन उस अटैक को रोक देता है तो नीचे खड़े एल्डर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं ये क्या, ये बंदा तो यहाँ पर मिड स्टेज पैसिडो इमोर्टल है। तो जुई की फटके चाड़ जाते हैं और वो कांपते हुए कहता है कि ये क्या, एक पैसिडो इमोर्टल, हे भगवान आखिर एक पैसिडो इमोर्टल कैसे हो सकता है। लिवुजी भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है
की सीनियर। तो अब मुझे पता चला कि आखिर आप क्यों इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे थे, क्योंकि आपके पास में वो स्ट्रेंथ है जिससे कि आप उसे हरा सकते हो। और तब हमें उस एल्डर जुयांग को दिखाया जाता है जिसके के जुलियन का अटैक को रोकने के वजह से हालत खराब हो गई होती है, और वो उससे कहता है कि बेशर्म कमीने, तुम्हारे पास भी पैसिव इमोर्टल की कल्टीवेशन थी, लेकिन फिर भी तुम उस पावर को हमसे यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। तुम एक धोखेबाज हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरीके की कल्टीवेशन को छुपाने के लिए। जुलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे चढ़ाते हुए कहता है कि कसम से मैं इनोसेंट हूँ, मैंने तो बस अभी अभी ही ब्रेक थ्रू किया है, इससे पहले तो मैं सच में एक असेंशियल रियल्म का कल्टीवेटर था, तो मैं यहाँ पर हेवेंस की भी कसम खा सकता हूँ। सच को जान के तो उस एल्डर को अभी भी यकीन नहीं आता, और वो उससे कहता है कि झूठे, तुझे क्या लगता है मेरी शकल पे सी लिखा है जो कि तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब जुलियन उस पे उससे कहता है कि अब भाई तुम यकीन करो या ना करो, मैं तो बस ऐसा ही हूँ। एल्डर जुयांग बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जुलियन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, पहले मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुझ जैसा कमीना कभी नहीं देखा। तो एल्डर जुयांग जुलियन के ऊपर अटैक कर देता है, तो सामने से जुलियन अपनी सोल्डर इनहेलेशन शील्ड को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है, ठीक है फिर अब तेरा बहुत हो गया, अब मैं दिखाता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। बाद वहाँ पे जुलियन के सामने कई सारे धमाके होते हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन खतरनाक धमाकों देख करके जुई क्लैन का एंसेस्टर भी खुश होते हुए कहता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग था मगर ये कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा था, ये हमारे डावर्स जुयांग के हाथों मरना डिजर्व करता था। हमें जुयांग की ओर दिखाया जाता है जिसके की सामने के नजारे को देख करके तो उसकी हालत खराब हो गई होती है, और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके सामने जुलियन एकदम बैडस तरीके से उसके सामने खतरनाक लुक में खड़ा होता है। एंसेस्टर की फट जाती है और वो घबराते हुए कहता है, क्या इस बंदे ने किसी तरीके का आर्टिफैक्ट यूज किया, इसके ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। हमें भी जुलियन को उस बैडस लुक में दिखाया जाता है जो कि जुयांग को घोड़ते हुए उससे कहता है कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो ना, या फिर तुम इतना ही कर सकते हो कि भाई मेरे पैक्स तो तुम्हारे सेक की डिफेंस फॉर्मेशन से भी ज्यादा टफ है। लेकिन साथ ही जुलियन अपने मन में कहता है कि टायरेंट बॉडी टेक्निक है तो काफी ज्यादा मजबूत, इसने मेरी फिजिकल पावर को काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया। ये सब देख के तो जुयांग अपने एक और अटैक को चार्ज करने लगता है। ये काफी बड़ी गोल्डन कलर की डिस्क की तरह होती है। तो वो जुयांग जुलियन से कहता है कि मेरा ये सोलर व्हील वेपन यहाँ पे इतना पावरफुल है कि एक लेटेस्ट पैसिव इमोर्टल का भी काम तमाम कर दे। ठीक है फिर अब देखते हैं कि आखिर तुम्हारी बॉडी टफ है या फिर मेरे सीक्रेट वेपन, और अब मुझे दिखाना कि आखिर तुम कैसे मेरे इस वेपन को हेड ऑन रोक पाओगे। जुयांग उससे जुलियन के ऊपर अटैक कर देता है। जुलियन भी उसे हेड ऑन रोकते हुए उससे कहता है कि ठीक है फिर चलो फिर देखा जाए कि आखिर तुम कितनी आगे तक बढ़ सकते हो। इसमें वेल्डर तो अपने उस व्हील में और भी ज्यादा पावर डालते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस सब को इस तरीके से रोक पाओगे। जुलियन तो सिर्फ अपने एक ही हाथ से उस व्हील को रोकते हुए उससे कहता है, भगवान पहले तो इस तरीके से चिल्लाना बंद करो और देखो कि असली पावर क्या होती है। जुलियन उस बड़े से व्हील, उस सीक्रेट आर्टिफैक्ट को अपने एक हाथ से ही ऊपर उठा देता है। इस पे जुई एंसेस्टर की तो आगे से और भी ज्यादा फटी और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या साला इंसान क्या एक ह्यूमन भी है, फिर कोई एक एंशिएंट बीस्ट है जो कि ह्यूमन की बॉडी लेकर के आया है। जुयांग तो आगे से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज तो एक पैसिव इमोर्टल को मारने के लिए बनी है, फिर भी ये उस बंदे की एक खाल भी नहीं काट पाई। जुलियन उससे कहता है कि तुम मेरी ड्यूरेबिलिटी से जेलस हो रहे हो, मैं यहाँ पर एक लकी पर्सन जो कि काफी मुश्किलों से पैदा होता है। जुलियन उसी के सीक्रेट आर्टिफैक्ट को उठा करके उसी की ओर दे मारता है, जो कि बड़ी तेजी से स्विंग करते हुए सीधा जुयांग की साइड से गुजर जाता है और साथ ही उसके फेस पे एक कट मारते जाता है। कहता है कि ये लो अपने टूटे हुए खिलौनों को, इसको बाद में ट्राई करना जब तुम्हारा नसीब अच्छा हो। जुयांग तो और भी ज्यादा भड़क जाता है, उससे अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जुलियन ये मत भूलना कि तुम अभी इस समय एक वॉर में हो। जुयांग अपनी पावर को फिर से एनालाइज करता है जैसे कि चारों ओर फिर से गोल्डन एनर्जी फैलने लगती है और फिर वो अपने फेटेड एंसेस्टर की आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है। जुलियन फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओ क्या है तुम्हारी इस आर्ट का नाम, फ्लाइंग चिकन या फेदर और समथिंग। जुलियन को दिखाया जाता है जिसके कि सिर पे अब उसके एंसेस्टर का मार्क चमकने लगता है। जुलियन की बात को सुनकर के अपने हाथ में एनर्जी एनालाइज करते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रख, हमारे हुआन सीक्रेट टेक्निक की इंसल्ट करने की हिम्मत भी मत करना। जुयांग अपने हाथों से कई सारे उन स्त्रियों से उनके ऊपर खतरनाक अटैक करने लगता है और से कहता है कि अब तुम मरो। आगे से अपनी माइटी स्किल किंग्स माइटी सील का इस्तेमाल करता है। जुलियन के सामने उसकी बड़ी सी धर्मो बॉडी अपीयर होती है और वो अपनी उस बड़ी सी धर्मो बॉडी के हाथ को जुयांग के अटैक्स को रोकने के लिए आगे भेजता है, जो कि इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो सभी अटैक्स बड़े से हाथ से टकराने लगते हैं और वहीं पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इधर सामने से जुयांग भी अपनी हार नहीं मानता और अपनी पूरी ताकत लगा के कहता है कि टूटो टूटो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मारूंगा और तुम्हारी सील को तोड़ के रहूंगा। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी जुलियन के उस बड़े से हाथ की सील को नहीं तोड़ पाता। सबकी वजह से वहाँ पे भाई माहौल एकदम बेबी हो जाता है। जुयांग जुलियन से कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या होगा जब मैं अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का इस्तेमाल करूंगा, क्या तुम उसे रोक पाओगे। वो जुलियन को घूरते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है। नाइन सन इंसिनरेट द हेवन का यूज करता है और पास में कई सारे बड़े बड़े सूरज की तरह जलते हुए आग के कोले आ जाते हैं। जुलियन अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न करते हुए कहता है कि ये जुलियन मैं अपने हजारों सालों की लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ब्रिजिंग सन ऑफ इमोर्टल रिल्म को सम्मन कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सूर्य की आग में झुलसा दूंगा और तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, उसके बाद तुम अनंत काल तक दया की भीख मांगोगे। जुयांग के इतना कहते ही वहाँ पे हर चीज आग में झुलसने लगती है और आसमान से वहाँ पे खड़े सभी लोगों के ऊपर भी आग बरसने लगती है, जिसमें
कि झुलसते हुए वो लोग भी घबराते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पिघल रहा हूँ। और ये बंदा जू यंग ये यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ये तो यहाँ पर हम सभी लोगों को भी मार डालेगा। तो हमें जुलियन को दिखाया देता है, वो भी सामने से अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों में एंड गेम की तरह 5 मड़ियों को बना लेता है और जू यंग से कहता है कि बेवकूफ जरा अपनी आंखें खोल करके देखो क्योंकि अब तुम्हारा अंत आ चुका है। कहते जुलियन अपने उन 5 क्रिस्टल्स को उसकी ओर फेंक देता है। भयानक पावर को अनलेस करते हुए बड़ी तेजी से जू यंग की उन फायर बॉलों की ओर जाने लगते हैं और फिर वो 5 एनर्जी क्रिस्टल्स उन फायर बॉलों के सामने गोल गोल घूमने लगते हैं। जू यंग भी अपनी फायर बॉलों के साथ में अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अपने दांत पीसते हुए अपनी पावर को फुल्ली अनलेस करते हुए जुलियन से कहता है आज यहाँ पर सिर्फ या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर मैं। के साथ में अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही जू यंग के वो फायर बॉल्स उन एनर्जी क्रिस्टल से टकराते हैं तो वो वहीं पे डिवोवर होने लग जाते हैं, यानी कि पिघल करके उन्हीं एनर्जी में मिक्स हो जाते हैं। जुलियन उससे कहता है कि तुम अभी भी कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जू यंग की सारी फायर बॉल्स वहाँ पे एक एक करके तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होते हुए देख कर तो जू यंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर वो एनर्जी क्रिस्टल जू यंग को भी डिवोवर करने के लिए उसके सामने घूमने लगते हैं। देख कर तो वो पागल से हो जाता है और कांपते हुए कहता है कि ये सब झूठ है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फेक है और कुछ भी नहीं। एक पेसिडो इमोर्टल इस तरीके से इनविंसिबल कैसे हो सकता है? मैंने 3000 सालों से कड़ी मेहनत के साथ में अपने आप को कल्टीवेट किया, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें यहाँ पर हरा नहीं पाया। मगर ये जुलियन अंडरवर्ल्ड यानी कि नर्क में मेरा इंतजार करना, एक ना एक दिन तो तुम भी हेवेंस के हाथों डिवोवर किए जाओगे। साथ ही वो भी वहाँ पे मारा जाता है। तो ये सब देख के होंग भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि अनबिलीवेबल, ईस्टर्न रीजन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेसिडो इमोर्टल भी आज इस बंदे का सामना करके पूरी तरीके से पागल हो गया और मारा गया। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिर इस बंदे ने और कितनी पावर्स को अपने अंदर छुपा रखा है। इधर जुओंग को हराने के बाद में जुलियन एक कातिलाना स्माइल देता है, अपने स्वैग के साथ में पीछे की ओर मुड़ते हुए कहता है कि फाइनली अब कोई अंधेरा नहीं रहा और अब टाइम आ गया है मेरे क्वेस्ट को कंप्लीट करने का। सबसे पहले जुलियन उड़ते हुए सीधे सुई फैमिली के एंसेस्टर के सामने आ जाता है। सामने देख कर तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट के मारे पीछे हटते हुए जुलियन से कहता है वेनेबल, ये आपके पावर्स तो सच में एक ट्रूली इंस्पायरिंग है। पता है कि आप बेहद ही ज्यादा हम्बल है, इसलिए प्लीज मैंने आपसे जो कुछ भी पहले कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। जुलियन उन सबको इग्नोर करते हुए एंसेस्टर के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उससे बड़े ही प्यार से कहता है मैंने कुछ देर पहले तुमसे अपने नए डिसाइपल के बारे में कुछ कहा था, तो मुझे बताओ कहीं तुम्हें उससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? एंसेस्टर उससे घबराते हुए कहता है कि नहीं मालिक, बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पर किसमें इतनी ज्यादा हिम्मत है जो कि आप जैसे बाहुबली के सामने कुछ बोल भी पाए। तभी जैसे जुलियन उसके कंधे को थोड़ा सा दबाता है तो डर के मारे कांपने लगता है और उससे कहता है कि वेनेबल, ये प्लीज मुझे छोड़ दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस पर जुलियन उसे छोड़ते हुए उससे कहता है कि मेरे नए डिसाइपल ली वुजी को हमारी ज़ू फैमिली ने उसे काफी ज्यादा दबाया है और उसे ह्यूमिलेट किया है और उसका मास्टर होने के नाते तो मैंने लगता है कि मुझे उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। इस पर एंसेस्टर ज़ू कहता है कि हाँ बिल्कुल आपको ऐसा ही करना चाहिए, ये बात बिल्कुल टोटली जस्टिफाइड है, इसलिए आप मुझे बताइए कि आखिर मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। जुलियन उसे डेडली लुक से घूरते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपने हाथों से अपनी ज़ू फैमिली के हर एक सिंगल मेंबर को यहाँ पे ही मार डालो। जो सुनकर तो ज़ू एंसेस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जुलियन को दिखाया जाता है जो कि ज़ू एंसेस्टर से कहता है कि क्या मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया? एंसेस्टर गुस्से में अपने मन में कहता है कि साला ज्यादा, तो उसे ज्यादा कहता है ये बहुत ज्यादा है। इस आइसलैंड के ऊपर मेरी ज़ू फैमिली के 10,000 मेंबर्स से ज्यादा लोग हैं। चाहता है कि मैं उन सभी को अपने हाथों से मार डालूं, आखिर मैं इसके लिए एग्री कैसे हो सकता हूँ? उसके बाद वो जुलियन से भी कहता है कि वेनेबल, ये आप प्लीज अपनी पनिशमेंट के बारे में दोबारा सोचिए कि मेरे ज़ू फैमिली के कई सारे क्लैंसमैन तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। जुलियन उससे भड़कते हुए कहता है कि तुम तो सिर्फ अपने क्लैन को खो रहे हो, तुम्हारी ज़ू फैमिली की वजह से मेरे डिसाइपल ने तो ऑलरेडी अपनी सिस्टर को खो दिया है। सिस्टर भी रोते हुए कहता है कि प्लीज वेनेबल, ये मुझे माफ कर दीजिए, फैमिली ने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए काफी ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। जुलियन भी अपने चश्मे को उतारते हुए एक सीनियर स्टोन में उससे कहता है कि ठीक है, फिर काफी ज्यादा रीजनेबल आदमी हूँ, इसलिए मैं बाकी सभी को छोड़ देता हूँ, लेकिन जो असली कल्प्रिट है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम्हें उसे एलिमिनेट करना होगा। और उसका फादर तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अपने एंसेस्टर को कहता है कि एंसेस्टर, कमीने की बात को जरा भी मत सुनो और अपनी डेथ तक इससे फाइट लड़ो। एंसेस्टर तो जुलियन का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि आपका शुक्रिया वेनेबल। ये वो अपने मन में कहता है कि पूरी क्लैन के खत्म होने से तो अच्छा सिर्फ मैं यहाँ पे एक पर्सन को मार दूं जिससे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर ज़ू का फादर चिल्लाते उनसे कहता है कि एंसेस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। एंसेस्टर ज़ू सिर्फ अपने एक अटैक के साथ में उसे वहाँ पे खत्म कर डालते हैं, जबकि अपनी क्लैन लॉर्ड को इस तरीके से मरते हुए देख के तो बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ज़ू का मुंह तो डर के मारा खुला का खुला रह जाता है। तो अपने एंसेस्टर कहता है कि ओल्ड एंसेस्टर, ऐसा क्यों, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? एंसेस्टर तो उसे अभी भी इग्नोर करते हुए जुलियन से कहता है कि ये क्या अब आप इस सबसे सेटिस्फाइड हैं? जुलियन अपना डरावना सा मुंह बनाते हुए कहता है कि सेटिस्फाइड, भाड़ में गया तेरे सेटिस्फाइड, तेरा दिमाग कहीं घास चढ़ने गया है क्या? मैंने तुझसे उस इडियट को मारने के लिए कहा था, ना कि उसके डैड को। तो इस पे एंसेस्टर कहता है कि आपने मेन कल्प्रिट की कहा था, मुझे लगा था कि उसका फादर ही मेन कल्प्रिट है जो कि बिना किसी रीजन के उसके ऊपर ही दाव लगा रहा था। जुलियन उससे कहता
कहता है कि तो फिर ठीक है, फिर ये एक पैकेज डील है। जुलियन से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और आप मेरे काम से जरूर सेटिस्फाइड हो गए। कहते हैं फिर एंसेस्टर अपनी गुस्से भरी आंखों से पीछे की ओर मुड़ करके देखता है और सीधा अपने हाथ में एनर्जी रिलीज करते हुए अपने हाथ को बढ़ाता है और कहता है बेवकूफ लड़के, तो ऑलमोस्ट हमारे इस क्लैन को खत्म करवाने ही वाला था। कहते ही वो अपनी फोर्स के साथ में जुई को अपनी ओर खींचते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। ऐसे जुई का गला घुटने लगता है और वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। और वो रोते हुए एंसेस्टर कहता है कि एंसेस्टर क्यों, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एंसेस्टर कहता है कि क्योंकि मुझे अपना पूरा क्लैन बचाना है। तो कहते ही जैसे एंसेस्टर अपने हाथ में थोड़ी सी फोर्स और बढ़ाता है कि बॉडी में काफी ज्यादा फोर्स बढ़ने लगती है, जिस वजह से बॉडी उस फोर्स की वजह से वहीं पे ब्लास्ट कर जाती है। साथ में जुई का भी यहाँ पे एंड हो जाता है। जुलियन में एंसेस्टर कहता है कि बुरा नहीं है गुरु, तुमने काफी अच्छा काम किया। एंसेस्टर जुलियन को शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि वेनेबल ये शुक्रिया और आपकी इस दया को हमारा क्लैन हमेशा याद रखेगा। तो मैं लीव उसी की ओर दिखाया जाता है जो कि जुई के मरने की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए अपनी बहन जियाफी का नाम लेने लगता है कि जियाफी क्या तुम ये देख पा रही हो, आखिरकार वो बास्टर्ड मर गया जो कि ये डिजर्व करता था। उसके बाद में जुलियन उसके पास में आता है और उससे कहता है कि लिवुजी, अब जबकि तुम्हारा ये रिवेंज कंप्लीट हो चुका है, बताओ क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? जुलियन की ये बात सुनकर के तो लिवुजी अपने घुटने पर आ जाता है और जुलियन से कहता है कि मैं जिवुजी आज से अपने अंत तक आपका डिसाइपल रहूंगा और हमेशा अपनी पूरी जिंदगी आपकी कमांड को मानूंगा। जो कुछ भी मुझसे कहोगे मैं वो जरूर पूरा करूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे मौत पर ही क्यों न चलना पड़े। आज ये डिसाइपल जिवुजी अपने मास्टर को ग्रीट करता है। जिवुजी का जुलियन को अपना मास्टर कबूल करते ही जुलियन को कई सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं जिसमें कि उसे बताया जाता है कि होस्ट को रिवॉर्ड के तौर पर सुप्रीम मार्शल आर्ट बैटल सेंट फिस्ट मिलती है, जिसके साथ ही डायरेक्ट डिसाइपल पोटेंशियल अपग्रेड पैकेज भी अनलॉक होता है। रिवॉर्ड के तौर पर सुप्रीम ब्लेड टेक्निक केओटिक हेवन ब्लेड आर्ट मिलती है, साथ ही कियाकुन ब्लड बर्न पिल हिडन मैड डीमन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देगी। ये सब देखते हुए फिर जुलियन भी कहता है कि बुरा नहीं है गुरु, कंप्लीट करते ही मुझे एक काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल मिल गया और ये डीमन ब्लड लाइन सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। सिस्टम प्लीज इसे एक्सप्लेन करो। साथ ही सिस्टम जुलियन को बताता है कि मैड डीमन ब्लड लाइन ऐसी एक्सट्रीमली रेयर कंस्टिट्यूशन है, पूरे को पूरे मल्टीवर्स में भी बहुत कमी पाई जाती है। इंसान की पावर शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। तो केसों में वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। एंडलेस खून की प्यास की वजह से वो अपने अंत तक लड़ते रहता है। ये सारी जानकारी लेने के बाद में जुलियन भी उस पिल को लेते हुए अपने मन में कहता है कि ये सुनने में तो काफी ज्यादा रिस्की लग रहा है, लेकिन जब चीजें काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाएंगी तो ये काफी अच्छे ट्रम्प कार्ड के काम में यूज आएगा। तो कहते ही फिर वो लिवुजी से कहता है कि लिवुजी, अब जबकि फाइनली तुम मेरे डिसाइपल बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक नई ब्लेड टेक्निक देना चाहता हूँ। कहते जुलियन उस टेक्निक को लिवुजी के दिमाग में डाल देता है। इस बंदे का नाम लिवुजी काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं अभी से खाली इसको ली कहा करूंगा। तो उस टेक्निक को लेते हुए ली भी काफी ज्यादा खुश होता है और जुलियन को शुक्रिया करते हुए उससे कहता है ये टेक्निक मेरे ब्लेड कल्टीवेशन की तरह नहीं है, बल्कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से भी काफी ज्यादा है। टेक्निक का नाम केओटिक हेवन ब्लेड आर्ट है। कहते ही जैसे ली उस टेक्निक का यूज करने लगता है, पे खड़े बाकी के सभी लोगों की स्वॉर्ड खुद ब खुद आगे बढ़ने लगती हैं। अपने कवर में से निकलते हुए सीधा उन लोगों के पास से जाते हुए ली के इर्द गिर्द आकर के खड़ी हो जाती हैं और व्हाइट एनर्जी में कवर्ड होकर के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्वॉर्ड बन जाती हैं। इधर उस पावरफुल ब्लेड आर्ट को समझते हुए ली भी काफी ज्यादा हैरानी से कहता है ये सिर्फ एक ब्लेड आर्ट नहीं है, बल्कि ये तो खुद एक लॉ ऑफ हेवन है और इसकी हर एक स्ट्राइक खुद ब खुद एक क्रिएशन है। इसके कंपैरिजन में तो मेरी सो कॉल्ड हाई टायर्ड ब्लेड आर्ट वो आर्ट तो इसके सामने एक चींटी बराबर नहीं है। मास्टर, आखिर आप इतनी ज्यादा रेयर चीज मुझे कैसे दे सकते हैं? डिसाइपल लिवुजी आपका शुक्रिया करता है। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मरना डिजर्व करता हूँ। मैंने आपकी काबिलियत पे पहले क्वेश्चन किया था। ली के और को देखकर तो एंसेस्टर भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि कुछ देर पहले ही आदमी मिट्टी में लोटपोट हो रहा था, लेकिन अब इसे देख करके तो यहाँ तक कि मुझे भी डर का एहसास हो रहा है। आखिर किस तरीके की डेविलिश आर्ट को तुमने इस बंदे को पास ऑन किया है? इधर होंग भी हैरान होते हुए उसे देख अपने मन में कहता है कि एक ब्लेड टेक्निक जो कि पेसिडो मोटल को भी काट सकती है। पाल कुत्ता इस आर्ट को सीखने में पूरी तरीके से माहिर हो गया तो मुझे लगता है कि मेरी नेदर फ्लेम भी इस ब्लेड के सामने काम नहीं आएगी। तो इधर होंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक से ली की बॉडी इंटरनली कोलैप्स होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो जिसके बाद में काफी ज्यादा परेशान है तो जुलियन से कहता है कि मास्टर, मेरी रेकलेसली फॉरबिडन टेक्निक के यूज करने की वजह से लगता है कि मेरी बॉडी जल्द ही कोलैप्स होने वाली है और अब मेरी फाउंडेशन भी डैमेज हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं जी पाऊंगा। तो जुलियन उसको सिस्टम से मिली पिल को देते हुए कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें ये नॉनसेंस बातें करने की कोई जरूरत नहीं है और ये लो, इस पिल को लो, जिसके बाद में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी इमेजिनेशन के भी बाहर निकल जाएगी। जुलियन की ये बात सुनकर ली उसकी पिल की ओर देखता है जो कि अजीब ही दिख रही होती है। उससे कहता है कि ठीक है मास्टर, मगर ये पिल थोड़ी अजीब ही लग रही है। तो जुलियन भी श्योर नहीं होता और सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये पिल बिल्कुल ठीक है? क्योंकि इस पिल के अंदर से ऐसी बदबू आ रही है जैसे कि मैं इसे लेटरिन से निकाल के लाया हूँ। तो सिस्टम भी जुलियन से कहता है कि होस्ट, क्या आपको सिस्टम पे कोई डाउट है? मेरा तो दिल टूट गया, आखिर आपने ऐसी बात सिस्टम से कह भी कैसे दी? जुलियन भी सिस्टम से कहता है कि ठीक है मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। और फिर जुलियन
जुलियन उस पिल को ली को देते हुए कहता है कि ये लो, ये पिल तुम्हारी ब्लड लाइन को अवेक करेगी। ये पिल भले ही अगली और थोड़ी बदबूदार लग रही हो, अगर मेरा यकीन करो तुम इसे ले सकते हो। तो ली भी घबराते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, ये डिसाइपल आपकी बात को जरूर मानेगा। इस बकवास के ढेर मेरा मतलब इस डिवाइन पिल को लेने चाह रहा हूँ। फिर ली अपना मुंह बनाते हुए उस पिल को खा जाता है। पिल को लेते ही अगले ही पल उस पिल का असर शुरू हो जाता है। ली की बॉडी से काफी ज्यादा ब्लडी ऑरा रिलीज होने लगता है और वो ऑरा इतना ज्यादा भयानक होता है कि उसे देखते हुए तो बाकी सभी लोग भी घबराते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर ली वुई का ऑरा इस तरीके से कैसे चेंज हो रहा है और ये वाकई में देखने में बेहद ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है और कुछ तो गलत है। लगता है कि ये अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा है। जिस वजह से जुलियन भी उसे देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैड डीमन ब्लड लाइन पूरी तरीके से अवेकेंड हो चुकी है। तभी सिस्टम जुलियन को बताता है कि अब उसका यूजर बर्जर्क मोड में आ चुका है, इसलिए होस्ट को उसकी ओवरवेलमिंग पावर को फोर्सफुली सप्रेस करना होगा। ली की ओर दिखाया जाता है जो कि उस पावर की वजह से काफी ज्यादा बर्जर्क हो जाता है। ब्लडी ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मरेंगे, सभी के सभी यहाँ पे मरेंगे। सब देखते हुए तो जुई एंसेस्टर के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है कि ये जुलियन, आखिर तुमने ये किस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल किया है। इस बच्चे के अंदर से तो अब इस तरीके की पावर निकली है जो कि एक अर्ली इंटीग्रेशन कल्टीवेटर को भी एक ही बार में खत्म कर डाले। तक कि यहाँ पे तो मुझे भी इससे काफी ज्यादा डर लग रहा है कि मैं तो एक पैसिडो इमोर्टल हूँ फिर भी। हैरान तो वह कहता है कि आखिर इस बंदे ने उस लड़के को क्या खिला दिया। अभी भी आज से पहले इस तरीके से किसी के पावर को बढ़ते हुए नहीं देखा। किसी के साथ मैं ली को देखा जैसा जो कि उस पावर की वजह से पूरी तरीके से बजर्क होते हुए चिल्लाने लगता है, अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खोते हुए क्योटिक हेवन ब्लेड आर्ट का यूज करते हुए वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर खतरनाक स्लैशेस के साथ में अटैक करने लगता है। स्लैश की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ के आसपास की जमीन भी टूटने लगती है। बाकी के लोग घबराते हुए कहते हैं कि सिर्फ एक इंटीग्रेशन स्टेज का बंदा आखिर वो इतनी ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का कैसे यूज कर सकता है। यहाँ तक कि मैं एक पीक असेंशियल रेल में होते हुए भी इस बंदे के टेरिफाइंग एक स्लैश का भी सामना नहीं कर सकता। दूर खड़ा जुलियन तो ली की तारीफ करते हुए कहता है कि बुरा नहीं है गुरु, एक बार जैसे ही तुम्हारी ब्लड लाइन पूरी तरीके से अवेकेंट हो जाएगी तो फिर तुम एक नए बीस्ट बन जाओगे। इधर बजर्क हुए ली की नजर जुलियन के ऊपर पड़ती है और फिर वो अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खोते हुए सीधा जुलियन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड लेकर के अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अपनी उड़ाते हुए देख कर जुलियन भी एक कूल अंदाज में कहता है ठीक है फिर आ जाओ मेरे नए डिसाइपल, तुम्हारा मास्टर अब तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा। उसी जैसे ही अपनी स्वॉर्ड के साथ में जुलियन के ऊपर अपना एक स्ट्राइक लगाता है। जुलियन भी आगे से अपनी सबसे खतरनाक स्किल हेवनली एम्परर मैनिफेस्टेशन को आगे लाते हुए उसे गड़ाम से सीधे लिवुसी के दे मारता है, जिस वजह से उसका स्वॉर्ड स्लैश भी जुलियन के हेवनली एम्परर बॉडी के सामने टेक नहीं पाता। जबकि जुलियन भी लिवुसी की इन पावर्स को देख कहता है कि बुरा नहीं है गुरु, अभी सिर्फ पीक सोल इंटीग्रेशन रियल्म है लेकिन फिर भी ये मेरी हेवनली धर्मा बॉडी का टेक का सामना कर पाया है। इसके साथ ही फिर जुलियन लिवुसी से कहता है कि बच्चे अब बहुत हो गया, शांत हो जा और अपने दिमाग पर थोड़ा काबू ला। इतना कहते ही जुलियन अपने एम्परर धर्मा बॉडी के बड़े से हाथ के साथ में लिवुसी के ऊपर उसका खतरनाक प्रेशर डालने लगता है। इसके सामने अच्छी तरीके से खड़े होने में लिवुसी को भी काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है और धीरे धीरे उसकी सारी ब्लड थर्स्टीनेस भी खत्म होने लगती है। इसके साथ ही ली को होश आने लगता है और वो जुलियन से पूछता है कि मास्टर आखिर अभी अभी मेरे साथ में क्या हुआ था। ऐसा एहसास हो रहा है कि मुझे खून की प्यास हो रही थी और मैंने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था कि मैंने आपके ऊपर भी हमला करने की हिम्मत की। मास्टर प्लीज इसके लिए इस डिसाइपल को पनिश कीजिए। इस पे जुलियन उससे कहता है कि बच्चे तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, भांग पी करके आदमी का ऐसा ही हाल होता है। तुम तो बस अब खाली अपने आप को देखो और अपनी बढ़ती हुई ताकत को देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारी पिछली ताकत और अब की ताकत में कितना डिफरेंट है। जो सेंस करके तो ली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जुलियन से कहता है कि मास्टर मेरी कल्टीवेशन मैंने पीक इंटीग्रेशन रोल में ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसका मतलब ये है कि इसकी वजह से न सिर्फ मेरी फाउंडेशन ठीक हुई है कि मेरी ताकत भी और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरा नया जन्म हुआ हो। कहने के साथ ही फिर वो जुलियन के आगे झुक जाता है और उसको शुक्रिया करता है। तो जुलियन भी उससे कहता है कि लिवुसी मैड डीमन ब्लड लाइन तुम्हारी ताकत को ट्रिगर करता है और तुम्हारी ताकत को अनइमेजिनेबल तरीके से बढ़ा देती है। ये याद रखना कि तुम्हें अपनी उस स्टेज में ज्यादा देर तक नहीं रहना है। जिस पे लिवुसी कहता है कि हाँ मास्टर, मैं आपके इस बात को हमेशा याद रखूंगा। तो साइड से जुई एंसेस्टर भी आगे बढ़ता है और जुलियन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन वेनरेबल, ये आपने जो इतने अच्छे डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है, आज काफी ज्यादा अच्छा दिन है, तो क्यों ना हम वापस चलें और एक साथ मिलकर के ड्रिंक करें। उनसे कहता है कि नहीं एंसेस्टर, अब मैं तुम्हारी ज्यादा स्पॉटलाइट को नहीं छीनूंगा कि वैसे भी ये बैंक्वेट आपके ही ब्रेक थ्रू के लिए थी। इस पे एंसेस्टर जुलियन से और भी ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। उसे इस तरीके से जुलियन से प्यार भरी बातें करता हुआ देख करके तो ये सभी लोग कहने लगते हैं कि इस बंदे ने उसके लिए अपने 2 क्लैन के मेंबर्स को मार डाला, लेकिन अब जरा देखो वो फिर भी कितने प्यार से उससे बात कर रहा है। जबकि इधर होंग भी अपने मन में कहता है कि वाकई में ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ ताकत के आगे ही झुकती है। जुलियन ने उस बंदे के हाथों ही उसके फैमिली मेंबर्स को मरवा डाला, लेकिन फिर भी वो बंदा अभी भी उसके लिए शुक्रिया कर रहा है। और अगर इसी तरह मैं जल्दी स्ट्रॉन्गर नहीं बना तो मुझे लगता है कि मैं भी इस बंदे के हाथों इसी तरह से पिसता रहूंगा। तो इसी के साथ में हमें तभी जुलियन को दिखाया जाता है, ली को लेकर के वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और बाकी सभी लोगों से कहता है ठीक है फिर अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ और आप लोग मजे कीजिए। साथ ही जुलियन होंग से भी कहता है कि जियाओ होंग,
होंग अपने जूनियर ब्रदर को लो और हम लोग यहाँ से चलते हैं। होंग भी जुनलियान की बात को मान करके दारू पी करके टल्ली हुई मौसी को वहाँ से ले जाने लगता है और बाकी के सभी लोग भी बड़े प्यार से उन्हें विदा करते हैं। जुनलियान अपने माउंट कुनपेंग को बुलाता है, उड़ करके अपने उस माउंट के ऊपर बैठ जाता है। बाकी के सभी लोग फिर से जुनलियान को बाय करते हुए कहते हैं कि वेने वाली है, फिर एक बार जरूर लाना, जुई क्लैन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। जबकि वो उसके पीठ पीछे कहते हैं कि फाइनली वो डीमन जुनलियान वहाँ से चला ही गया। एंसेस्टर गुस्से में उसे गालियां देते हुए कहता है कि साला कमीना यहाँ पे फालतू में आ गया और यहाँ पे आकर के मेरी अच्छी खासी बैंक्वेट सेलिब्रेशन को बर्बाद करके चला गया। अभी एक बंदा एंसेस्टर से कहता है कि पेट्रियाक मुझे यंग मास्टर का हाथ मिल गया। देख करके तो पेट्रियाक उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि साले चला जाए यहाँ से, इस हाथ को ले जाओ और जल्दी से जाकर किसी कुत्ते को खिला दे। इस पे कि बाकी के सभी लोग भी अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ पे हंसने लगते हैं। इस पे एंसेस्टर उनके ऊपर भी भड़कते हुए कहता है कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ, बैंक्वेट यहीं पे खत्म होती है। बाकी के सभी लोग भी एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें जुनलियान के बड़े से कुनपेंग को दिखाया जाता है जिसके ऊपर जुनलियान बैठ करके वापस अपने सेक्ट की ओर जा रहा होता है। तो उस माउंट के ऊपर जाते हुए ली वुजी भी अपने मन में कहता है कि तो इस तरीके का एहसास होता है एक डिवाइन बीस्ट के ऊपर राइड करने का। समझ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। मैंने अपनी बहन जियाफी का बदला ले लिया और अब मैं एक पेसिडो इमोर्टल का डिसाइपल हूँ। इसके साथ ही फिर ली वुजी की नजर इधर होंग पे पड़ती है। मस्त वहाँ पे एकदम एरोगेंटली अपनी चाय को पी रहा होता है और उसे वुजी भी अपने मन में कहता है कि और जैसा कि रूमर्स ने कहा था ये रेड फेरी वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत है और मेरे ख्याल से उनका जूनियर होने के नाते मुझे उन्हें हेलो करना चाहिए। वुजी आगे बढ़ता है और होंग से कहता है कि हेलो सीनियर सिस्टर होंग, आप बेहद ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बल्कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हैं। प्लीज फ्यूचर में मेरी कल्टीवेशन के लिए मुझे भी थोड़ा गाइड करना। जबकि होंग उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि साला देखो एक और ठड़की आ गया। एक आदमी यहाँ पे एक जैसा ही होता है, साले सबके सब ठड़की। ये जो ने ऑलरेडी एक जायंट सन पेसिडो इमोर्टल को मार डाला, साथ ही अपने लिए एक काफी ज्यादा अच्छा गॉड गिफ्टेड डिसाइपल भी बना लिया। दोस्तों वो होंग सीधा ली वुजी को इग्नोर करते हुए वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जबकि ली वुजी को तो इससे एक झटका लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। मौसी आगे बढ़ती है और ली वुजी को बताती है कि सभी लोग उनके जेंडर को लेकर के गड़बड़ी करते हैं और यही चीज उन्हें बेकार लगती है। तो साथ ही कहती है कि एक मिनट रुको, मगर तुम हो कौन? जिस पे ली वुजी उसे ग्रीट करता है और उसे बताता है और वो उसे बताता है कि मैं मास्टर का नया डिसाइपल हूँ, जैसे कि उन्होंने जुई स्टेट से एक्सेप्ट किया है। जाती है और उससे कहती है कि क्या अब मेरा भी एक जूनियर ब्रदर है। बाद में ली वुजी मौसी का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि आपका बेहद बेहद शुक्रिया जो कि आपने मुझे सबके बारे में बता दिया। कहीं में इस बात के लिए उनका गुस्सा होना तो बनता है, एक आदमी है, लेकिन लोग आकर के उनका पीछा करने लगते हैं और उन्हें ऐसी बातें करते हैं जिसके लिए उन्हें पिटना तो बनता है। जिस पे जियाली उससे कहती है कि अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि वो रेड कपड़ों वाले तुम्हारे सीनियर ब्रदर हैं, याद रखना कभी भी उनके जेंडर को लेकर फिर से भूल मत जाना। कहता है कि तो इसका मतलब मास्टर के आसपास सभी लोग अमेजिंग हैं, एक स्टर्निंग ब्यूटीफुल मैन और एक एडोरेबल मौसी सिस्टर। उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तुम सभी लोगों की तरह ही दिखना चाहती थी, मगर लेकिन एक रीजन की वजह से मैं अपने आप को सिर्फ आधा ही बदल पाई और इसी वजह से मैं यहाँ मास्टर के लिए थोड़ी बहुत परेशानियां खड़ी करती रहती हूँ। उससे कहता है कि तो क्या आप खुद से इस रूप में नहीं रहना चाहते? मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा अनोखा है। वो साथ ही अपने पास से एक बुक को निकालते हुए जियाफी से कहता है कि ओ मुझे याद आया, अगर ये बात ट्रांसफॉर्मेशन की है, एक बार ईस्टर्न डोमेन में ट्रेवल करते हुए मुझे ये एंशिएंट स्क्रॉल मिला, मुझे यकीन है कि ये आपकी पूरी तरीके से ह्यूमन फॉर्म में चेंज करने में मदद करेगा। तो जियाफी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे लेते हुए कहती है कि सचमुच ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, अगर ये वाकई में काम करता है तो इससे फिर मास्टर मेरी वजह से दोबारा परेशानी में नहीं फंसेंगे। कहते हुए फिर जियादी उसे लेकर के नाचते हुए जुनलियान के पास में जाती है और उससे कहती है मास्टर फाइनली मौसी अब पूरी तरीके से ह्यूमन फॉर्म ले सकती है, इस वजह से मेरी वजह से होने वाली परेशानियां भी बंद हो जाएंगी। जुनलियान भी कहता है कि सचमुच ये तो एक काफी अच्छी न्यूज है, लेकिन फिर मैं तुम्हारे सॉफ्ट फेस को भी काफी ज्यादा मिस करूंगा। मौसी कहती है कि मास्टर आप दिक्कत न लीजिए, मैं जब चाहे इन दोनों फॉर्म में से वो फॉर्म ले सकती हूँ। साथ ही जुनलियान से पूछते हैं कि मास्टर क्या अब हम वापस अपने सेक्ट में जा रहे हैं? पता है कि क्या वापस? ऑफ कोर्स अभी नहीं, अभी तो मेरे इस बड़े से माउंट के साथ में शो ऑफ करने का काफी ज्यादा टाइम है। जुनलियान फुल स्पीड के साथ में अपने उस माउंट को ले जाने लगता है। इसके बाद कहानी सुनाने वाला बताता है कि इसी तरीके से फिर जुनलियान अपने माउंट के ऊपर ईस्टर्न डोमेन में घूमता रहा। जुई फैमिली के बैंक्वेट में जो कुछ भी हुआ वो पूरे रीजन में तेजी से फैल गया और जुनलियान का कल्टीवेशन लेवल एक अनसुलझी मिस्ट्री बन के रह गया। 3 महीने के बाद केंजिया ऑफ ग्रेट डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है कि पेंसी सिटी के ह्यूमंस और गोस्ट क्लैन के लोगों के बीच में एक ऑल आउट वॉर छिड़ी हुई थी। गोस्ट क्लैन के लोग काफी ज्यादा ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ते हुए कहते हैं ह्यूमंस को मार करके उनका वध कर दो। ह्यूमन सोल्जर्स पे अपनी सिटी को डिफेंस करते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि हमें अपनी पेंसी सिटी को अपनी डेथ तक डिफेंड करना है, कमीने लोगों को हमारे गेट को पार करके नहीं जाने देना है। सिटी वॉल के अंदर हमें कुछ ह्यूमंस को भी दिखाया जाता है, इस वॉर की वजह से काफी ज्यादा घायल और परेशान बैठे होते हैं, यही सोच रहे होते हैं कि प्लीज कोई हमें यहाँ पे बचाने के लिए हमें उस सिटी के ऊपर जुनलियान के कुनपेंग माउंट को दिखाया जाता है। तभी उसके ऊपर ली वुजी जुनलियान के लिए खबर लाते हुए उससे कहता है कि मास्टर गोस्ट क्लैन ने सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। जुनलियान तो मस्त अपना खेल के ऊपर ध्यान देते हुए होंग से कहता है देखो तुम हार रही हो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊंगा। होंग भी उस खेल को खेलते हुए अपने सीरियस लुक में अपने मन में कहता है कि आखिर कौन सी तोप है जो कि सीधा
जंप करके एक ही मूव में सभी जनरल्स को हरा दे। मैंने इससे बड़ा सेमलेस बंदा अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। इस खेल में भी फुल चीटिंग कर रहा है। उसके इस फेस को देख करके उससे कहता है कि जिया होंग तुम वाकई में काफी ज्यादा कमजोर हो, मैंने यहाँ तक कि अपनी 10% पावर का भी यूज नहीं किया है, फिर तुम ऑलरेडी पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हो। होंग उसे बताता है कि मास्टर तोपों को माउंट करना जरूरी होता है, स्पीड भी बिल्कुल सीमित होती है, ये एक 3 साल का बच्चा भी जानता है। जिलियन कहता है कि तो क्या मेरा तोप तो इनविंसिबल है, वो जितना चाहे उतना चल सकता है। इस पे होंग चिढ़ते हुए कहता है कि तू साले चीटर भाड़ में जा। ऐसे होंग भी जुलियन की तरह चाल चलता है तो जुलियन उससे कहता है ये क्या तुम अपने मास्टर की तरह ही स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। होंग डर जाता है और उससे कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी हिम्मत कहाँ कर सकता हूँ। अभी हमें जुलियन के पीछे एक क्यूट सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जियाओजी होती है। जुलियन उससे पूछता है कि जियाओजी तुम्हें मेरी चेस की स्किल्स के बारे में क्या ख्याल है। उसे उसकी तरफदारी करते हुए कहती है कि मास्टर ही सबसे ज्यादा ग्रेट है। और भी ज्यादा चढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि साली ये चुईया भी उसकी तरफदारी करती है। जुलियन के अंदर ली जियाओ फेंग के ऊपर पड़ती है तो पूछता है कि ली जियाओ आखिर अभी तुमने क्या कहा। तो बताता है कि मास्टर मैं आपको ये रिपोर्ट कर रहा था कि गोस्ट आर्मी ने सिटी के ऊपर हमला कर दिया है और सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है। जुलियन भी गोस्ट आर्मी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि गोस्ट कहीं ये वो एंशिएंट फॉरबिडन लैंड नायरन एबिस वन ऑफ द मेजर डार्क रेसेस तो नहीं। और मैंने सुना है कि लेजेंड के हिसाब से एंशिएंट टाइम में नाइदर एबिस ने इस वर्ल्ड में घुसना शुरू किया। ह्यूमन कल्टीवेटर्स ने एक साथ यूनाइट होकर के उनके साथ में एक बड़ी वॉर करी, फिर उसके बाद में एबिस के क्रीचर्स वापस जाने लगे, के बाद आखिर में इस दुनिया में पीस कायम हो पाई। लेकिन अब ये लोग फिर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1000 सालों पुरानी वो सील इन लोगों को रोके हुई थी वो खत्म हो चुकी है। मतलब तो ये है कि ये काफी बड़ी बात है। और अगर ऐसी बात है तो फिर चलो क्यों ना इन गोस्ट क्लैन के लोगों से जाकर के पर्सनली मिला जाए और देखा जाए कि आखिर वहाँ पे नीचे क्या चल रहा है। वो हमें होंग और ली को दिखाया जाता है जो कि बैटलफील्ड में आने के बाद में उन सभी गोस्ट आर्मी को देख रहे होते हैं। गोस्ट आर्मी के लोग भी उन्हें देख करके हंसते हुए कहते हैं कि जरा देखो उन ह्यूमन कल्टीवेटर्स को। गोस्ट कहता है कि चुप रहो, उन बंदों को इस तरीके से डराओ मत, उन्हें धीरे धीरे जरा हमारे पास तो आने दो। जबकि उस सारी आर्मी को देख करके तो ली हंसते हुए कहता है कि ये सोल इंट्रीगेशन 8 लाख गोस्ट सोल्जर्स में काफी ज्यादा है और अगर इनसे मैं पहले लड़ा होता तो फिर मैं इन्हें फेस भी नहीं कर पाता। मेरी इन बढ़ी हुई पावर्स और रेड सीनियर ब्रदर के साथ में ये सोल्जर्स तो अब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो होंग से कहता है कि रेड सीनियर ब्रदर मुझे इनके ऊपर पहले हमला करने की इजाजत दे, मेरी तलवार इन्हें काटने के लिए काफी ज्यादा मचल रही है। कहते ही ली फिर से अपने बजर्क मोड में आ जाता है। उसने अपने बजर्क मोड में अपने आप को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और कई सारे गोस्ट सोल्जर्स के सिर को अपने एक ही शॉर्ट स्लैश में काट डालता है। इधर होंग भी अपने गोल्डन क्लो फ्लेम आर्ट के साथ में उन सभी गोस्टों के ऊपर हमला कर देता है। सभी सारे गोस्ट सोल्जर्स होंग के फ्लेम से टकराते हैं, वो वहीं पर जल करके मरने लगते हैं। उसे देख करके ली भी होंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर आप वाकई में बेहद ही ज्यादा इंसेन है, आपकी टेक्निक्स बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है। उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से इस फाइट को खत्म करो। इसके बाद तो वो दोनों ही लोग अकेले बैटलफील्ड में तबाही मचा देते हैं। होंग अपनी हेल फायर से सभी गोस्टों को वहाँ पे जला रहा होता है जबकि दूसरी ओर कम नहीं पड़ता अपनी स्वॉर्ड के साथ में कई सारे गोस्टों को मार डालता है। साइड में सिटी वॉल के ऊपर बाकी के ह्यूमंस भी उन्हीं की फाइट को देख रहे होते हैं। उनका एक सोल्जर तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने जनरल से कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जनरल भी काफी ज्यादा हैरानगी से उनकी फाइट को देखते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि व्हाइट हेयर स्लॉटर गॉड के डिसाइपल्स से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने आते ही कुछ ही देर में 5 लाख गोस्ट ट्रूप को तो यहाँ पे खत्म कर डाला। गोस्ट आर्मी के जनरल्स भी होंग और ली की इस खतरनाक पावर्स को देख कर ये कहते हैं आखिर ये कमीने ह्यूमंस है कौन और कहां से आए हैं। इन्हें देख करके तो ऐसा लगता है कि इस टाइम पर इन लोगों ने ग्रेट दाओ डेस्टिनी के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे अपनी मदद के लिए बुलाया है और इनकी वजह से हम लगभग पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। दूसरा वाला कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कहीं से भी आए हों, लोगों को इस तरीके से हमारी प्लेन को बर्बाद करने नहीं देंगे। हमें वापस से होंग को दिखाया जाता है जो कि कूल अंदाज में अपनी हेल फायर का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो गोस्ट सोल्जर्स भी अपनी एक फॉर्मेशन को बनाते हुए होंग के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देते हैं जो देख करके तो होंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि लगता है अब मजा आएगा। ये ऑरा लगता है कि ये ऑरा ग्रेट सर्कल गोस्ट कमांडर का है। साथ ही हमें उस आर्मी में कई सारे गोस्ट आर्मी की शैडोज को दिखाया जाता है क्योंकि बाकी के गोस्ट सोल्जर्स से देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। लोग हंसते हुए होंग और ली को देखते हुए कहते हैं कि एक छोटा सा इंट्रीगेशन रियल्म का कल्टीवेटर एक अर्ली ग्रेट एसेंस ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होने की। साथ ही उन गोस्टों में से एक जनरल बड़ी तेजी से होंग और ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अभी हमारे बॉस को खुद फाइट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मिड ग्रेट एसेंस रियल्म में हूँ, एक साथ सिंगल हैंडली बड़ी आसानी से संभाल सकता हूँ। तभी उसके सामने ली आते हुए उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं भी जरा एक ग्रेट एसेंशियल रियल्म के कल्टीवेटर के खिलाफ में अपने ब्लेड को ट्राई करना चाहता हूँ। भी हमला करते हुए कहता है कि ठीक है फिर अब तो मरो। तभी उसी वक्त ली भी अपनी काफी तेज स्पीड के साथ में ट्रिपल बड़ी तेजी से उस गोस्ट जनरल को काटते हुए आगे निकल जाता है। ली के अटैक को खाकर के गोस्ट जनरल भी कहता है कि तुम अपने हमलों के साथ में मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसी वक्त अगले ही पहले उसकी बॉडी अचानक से ब्लास्ट कर जाती है और वो गोस्ट जनरल वहीं पे मारा जाता है। देखकर तो बाकी के सभी जनरल्स के भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर इस बंदे ने अपने ब्लेड के साथ में कर्मा को कैसे काट दिया। ये देख के तो ह्यूमन जनरल भी हैरान होते हुए कहता है कि ये
क्या एक सोल इंटीग्रेशन किंग ने ग्रेट एसेंस को हरा दिया। ये जुलियन के ये डिसाइपल्स ये वाकई में मॉन्स्टर्स हैं। ली भी उसे मारने के बाद में वहाँ पे एक मॉन्स्टर की तरह हंसते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार था। मिड ग्रेट एसेंशियल रेल्म का कल्टीवेटर को काटने में तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक टोफू काट रहा हूँ। ली की ये बात सुनकर के उस गोस्ट आर्मी का कमांडर बिग ग्रेट एसेंशियल रेल्म का कल्टीवेटर होता है, उसे कहता है कि तुमने अभी सिर्फ मेरे 9th में लेवल के बंदे को हराया है। जब मेरे सभी पावरफुल सोल्जर्स एक साथ तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे फिर मैं देखूंगा कि आखिर तुम कैसे उनका सामना कर पाओगे। जनरल के इतने ऑर्डर मिलते ही बाकी के सभी पावरफुल गोस्ट भी ली के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उन सभी लोगों को इस तरीके एक साथ अपने ऊपर हमला करता हुआ देख करके तो ली भी थोड़ा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है लगता है कि मुझे थोड़ी मुश्किल होगी और अब मुझे अपनी लक को आजमाना पड़ेगा और मुझे वापस अपनी मैट डीमन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करना होगा। कहते ही जैसे ही ली हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है उसके पीछे से उसकी मदद के लिए होंग अपनी एम्पर ग्लास फायर का इस्तेमाल करता है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जैसे ही वो सभी स्ट्रॉन्ग जनरल्स होंग की उस फायर से टकराते हैं वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं और तेजी से जलने लगते हैं। क्या उनका कमांडर भी गुस्सा होते होंग से चिल्लाते हुए कहता है कि तू कमीनी ह्यूमन वुमेन क्या तू अभी मरना चाहती है। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि वो सभी गोस्ट जनरल जैसे तैसे होंग के उस फायर को सर्वाइव करते हुए बाहर निकल आते हैं और फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि क्या अब तुम्हें डर लग रहा है मगर अब तू बेकार से लड़के और ये कमीनी लड़की आज यहीं पर मरेंगे। तो अब जैसे ही वो गोस्ट होंग को वुमेन कह के पुकारते हैं सुनकर तो ली भी उनसे कहता है कि बेटे अब तुमने कर दी ये गलती, सीनियर ब्रदर को कमीनी औरत कह दिया तुम तो गए। जिसके साथ ही हमें ली के पीछे से भयानक ऑरा रिलीज होते हुआ दिखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि होंग ही रिलीज कर रहा होता है। तो ली भी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि बेटे मैं नहीं अब तुम डरोगे। साथ ही हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है जो कि अपनी खतरनाक गोस्ट फायर को रिलीज करते हुए उन सभी गोस्टों से कहता है कि अब तुम सब मरोगे। इसी के साथ में होंग अपने पास से काफी ज्यादा खतरनाक सोल डिवोरिंग ब्लैक फ्लेम्स को अनलिस्ट करता है जो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन सभी गोस्ट जनरल्स को पकड़ लेती है और उनकी सोल को डिवोवर करने लगती है। तो ये देख के कहते वो लोग भी घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है। लोगों के बीच में लोगों का कमांडर भी उनसे कहता है कि ये सब क्या है और फिर इसी के साथ में वो भी अपनी वेपन को लेकर के होंग की उन फ्लेम्स को रोकने की कोशिश करने लगता है मगर काफी ज्यादा मुश्किलों के बावजूद भी वो गोस्ट कमांडर होंग की उन फ्लेम्स को रोकने में नाकामयाब होता है और धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। जिसके साथ ही होंगे वो फ्लेम्स उसे भी पूरी तरीके से अपने अंदर डिवोवर करने लगती हैं और वो दर्द के मारे सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता रह जाता है। बाकी के आम सोल्जर्स भी अपने कमांडर की इस तरीके की हालत को देख करके तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि होंग की वो फ्लेम उन सभी जनरल्स और उस कमांडर को वहीं पे पूरी तरीके से गायब कर देती है। जिसके बाद होंग एक कोल्ड लुक में कहता है कि ये कमीने कीड़े अपनी जगह को नहीं जानते थे। तो होंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को देख करके तो ली भी अपने मन में हैरान होते हुए कहता है कि कहीं में जब रेड सीनियर ब्रदर गुस्सा हो जाते हैं तो उनके सामने उनके लेवल का कोई भी बंदा उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वाकई में ये मास्टर के फर्स्ट डिसाइबल होने के लिए वर्दी है लेकिन बाकी का काम मेरा रह गया है। अब इन बाकी के सभी कीड़ों को तो मैं ही अकेला काट डालूंगा। उसके बाद हमें अब इधर होंग को दिखाई देता है जो कि उन सभी को मारने के बाद में थोड़ा शांत हो जाता है। पीछे मुड़कर के ली को देखने लगता है तो ली उसकी ओर देख करके उसको थम्स अप कर रहा होता है। इस तरफ हमें एक और घोड़े पे सवार गोस्ट कमांडर को दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन कल्टीवेटर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल जाओ को मार चुका होता है। तो देख करके तो बाकी के सभी आर्म सोल्जर्स भी डर के मारे कांपते हुए कहते हैं कि हम सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल हार चुके हैं, हम लोग खत्म हो गए, हम लोग बस खत्म ही हो गए। इसके बाद वो गोस्ट कमांडर एक बड़े से पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के अपनी बाकी की गोस्ट आर्मी को आगे हमला करने के लिए ऑर्डर देता है। वो सारी गोस्ट आर्मी भी जोर जोर से हंसते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो कमांडर हंसते हुए सभी ह्यूमन सोल्जर्स से कहता है इस तरीके से अब रजिस्ट करना बंद करो और अपने इन बेफजूल की कोशिश की जगह हम ह्यूमन रेस के सामने झुक जाओ और अपने आप को सरेंडर करके हमें इस सिटी पर कब्जा करने दो। जल्दी तुम्हारी ये पूरी एंटायर डायनेस्टी खत्म होने वाली है। तो वो कमांडर ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक उसकी आर्मी के कई सारे सोल्जर्स के गले कट जाते हैं जो कि ह्यूमन आर्मी की एक जनरल वैंग हुआ ने अपने बड़े से भाले के साथ में किया होता है और वो चिल्लाते हुए उस गोस्ट कमांडर से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारे होते हुए तुम यहाँ से भी आके नहीं बढ़ सकते। इसके साथ ही वो अपने टाइगर के ऊपर बैठ करके उस गोस्ट कमांडर की ओर जाने लगती है जो कि उस पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है। साथ ही वो उससे कहती है कि अब तुम मरोगे। मगर तभी वो गोस्ट जनरल भी जोर जोर से हंसने लगता है और अपने भाले के एक लेजर अटैक के साथ में वैंग हुआ के ऊपर वहीं से अटैक करता है जिससे कि हिट होकर के वो वहीं पर जख्मी होते हुए नीचे गिरने लगती हैं। क्योंकि सभी सोल्जर्स भी कमांडर वैंग के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी वो गोस्ट कमांडर उनसे कहता है कि तुम तुच्छ से ह्यूमंस इस जनरल के आगे झुक जाओ। साथ ही वो अपना बड़ा सा भाला जनरल वैंग के सिर पर टांग देता है पर जनरल वैंग अभी भी उसके सामने झुकने से मना कर देती हैं और अभी भी पूरी
पूरे जोश के साथ में उससे कहती है इस टाइगर लेपर्ड कैवलरी के अंदर ग्रेट जाओ एम्पर को कमांडर के तौर पर सर्व करती हूँ। मैं सिर्फ अपने किंगडम के आगे ही झुकती हूँ, ना कि तुम जैसे किसी बीस्ट के आगे। और अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार दो, मगर मैं कभी तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। तो गोस्ट कमांडर भी हंसते हुए कहता है कि तो ठीक है, फिर अब मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और तुम्हारे सिर को सिटी वॉल के गेट पर टांग दूंगा, ताकि तुम मरने के बाद भी अपनी ह्यूमन रेस को खत्म होता हुआ देखो। के साथ में जैसे ही वो गोस्ट कमांडर वैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, अचानक से आसमान के वो बादल छटने लगते हैं और उन बादलों के बीच में से जुलियन का वो बड़ा सा सीक्रेट बीस्ट वॉल्टिंग माउंट बाहर निकलने लगता है, जैसे कि अपनी उड़ाता हुआ देख कर उस गोस्ट जनरल की भी फटकर चार हो जाती है और वो घबरा करके कहने लगता है कि ये आखिर ये क्या चीज है। उसी वक्त जुलियन का वो वॉल्टिंग माउंट अपने बड़े से मुंह को खोलता है, जिसके के मुंह के अंदर एक ब्लैक होल की तरह सक्शन फोर्स होती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ पर नीचे खड़ी सारी की सारी गोस्ट आर्मी उन लोगों का वो जनरल खुद ब खुद उसके मुंह में जाने लगते हैं। पूरी कोशिशों के बावजूद भी गोस्ट जनरल अपने आप को रोक नहीं पाता और जुलियन के वॉल्टिंग माउंट के मुंह में आकर के मारा जाता है। साथ ही वो गोस्ट आर्मी से बड़ा हुआ पूरा बैटल ग्राउंड वहीं पे साफ हो जाता है। देखकर के तो एक सोल्जर हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, वो सारे के सारे गोस्ट एक ही बार में खा लिए गए। दूसरा वाला सोल्जर कहता है कि क्या ये किसी तरीके का इल्यूजन है। जनरल वैंग कहती है कि एक डिवाइन बीस्ट जो कि हेवेंस द्वारा भेजा गया है और वो भी यहाँ पे हमारे ग्रेट जाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अचानक उस वॉल्टिंग माउंट के ऊपर उन्हें कोई बंदा दिखता है। देख करके वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि एक मिनट रुको, क्या कोई इस डिवाइन बीस्ट को राइड कर रहा है, क्या कोई इसका मास्टर है। वो लोग जैसे ही वहाँ पे जुलियन को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि एक ह्यूमन कल्टीवेटर ने यहाँ पे हमें आकर के बचाया है, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं और आखिर आप कहाँ से आए हैं। जुलियन मस्त अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उनसे कहता है कि मैं हूँ ये जुलियन जॉन्टियन सेक्ट से, मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर इंचार्ज कौन है। वो सभी लोग जुलियन का नाम सुनते हैं वैसे ही उसके सामने झुक जाते हैं। साथ ही जनरल वैंग तो अपने मन में कहती है कि तो ये वो है, ये जुलियन जो कि इस ईस्टर्न डोमेन के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट के लिए एक कर्स की तरह आया है, मगर अब ये हमारे ग्रेट जाओ के लिए तो एक ब्लेसिंग की तरह है। तो अब ये सब सोचने के बाद में फिर वो जुलियन से कहती है कि मैं हूँ वैंगवा, इस टाइगर लेपर्ड कैवलरी की कमांडर। हम सभी सीनियर को ग्रीटिंग करते हैं। वो तीनों लोग भी अपने माउंट से नीचे उतर आते हैं और फिर जुलियन उनसे कहता है कि आखिर इस लैंड को कौन गवर्न करता है और गोस्ट आर्मी ने आखिर आपकी डायनेस्टी के ऊपर अटैक क्यों किया। फिर जनरल वैंगो से बताते हैं कि ये लैंड ग्रेट जाओ का है, मगर हमें अभी भी नहीं पता है कि आखिर गोस्ट आर्मी ने हमारे ऊपर हमला क्यों लॉन्च किया और हमें नहीं पता है कि आखिर ये गोस्ट जनरल किस तरीके का प्लान बना रहे हैं। ये अभी उन गोस्टों की सिर्फ पहली वेव थी, वो लोग जल्दी हम लोगों के ऊपर फुल स्केल हमला करने का प्लान बना रहे हैं। तो ये सुन जुलियन कहता है कि लैंड के क्रिएचर्स इस तरीके से ओपनली अटैक कर रहे हैं तो अब दूसरे ह्यूमन अलायंस के कल्टीवेटर्स का डर नहीं है, जैसा कि एंशिएंट टाइम में हुआ करता था। तो लिन भी कहता है कि ये गोस्टो येन रिच एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं, आखिर उनका इस तरीके से ग्रेट जाओ के ऊपर हमला करने से क्या फायदा। इस पे होंग कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर वो फिर से आएंगे तो हम लोग उन्हें फिर से खत्म कर देंगे। जो सुनकर जनरल वैंग भी कहती है कि एस्टीम्ड इमोर्टल, क्या आप हमारी इस क्लाइमेट्री को सर्वाइव करने में मदद करेंगे। इसके लिए ग्रेट जाओ सिटी के बिहाफ पर मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। जबकि जुलियन अपने मन में कहता है कि कुछ तो गलत है। इस तरीके से मिलियंस ऑफ नाइदर एवेस के क्रिएचर्स का अचानक से बिना किसी रीजन के सामने आना ये कोई आम बात नहीं है। इस सब के बारे में सोच रहा होता है कि तभी सिस्टम जुलियन को बताता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक और नया मिशन मिला है। ग्रेट जाओ के ऊपर हमला करने वाली गोस्ट आर्मी को पीछे हटाएं। कंप्लीट करने पर आपको एक वैल्यूएबल रिवॉर्ड मिलेगा। जुलियन भी कहता है कि मैं जानता था कि इस टाइम पे मुझे एक क्वेस्ट मिलेगा, इसलिए अब ये परफेक्ट टाइम है इस बारे में अच्छी तरीके से जानने का। फिर जुलियन सभी लोगों से कहता है कि तो ठीक है, फिर इन घुसपैठियों ने काफी सारे इनोसेंट्स को मारा है, इसलिए ह्यूमन रेस का एक पावरफुल कल्टीवेटर होने के नाते मैं उन्हें यहाँ पर रोकूंगा। इसलिए अब चारों ओर इस बात को फैलाओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हूँ। जनरल वैंग भी जुलियन का शुक्रिया करती है और उससे कहती है कि आपका शुक्रिया, ग्रेट जाओ कभी भी आपके इस उपकार को नहीं भूलेगा। जुलियन को ये करता हुआ देखकर लिंक काफी ज्यादा खुश होता है, जबकि होंग तो इसके लिए ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी जुलियन अपने वॉल्टिंग माउंट को बाहर निकालता है। वैंग से कहता है कि चलो मुझे अपने एम्पायर ले चलो। हमें ग्रेट जाओ कैपिटल के बाहर आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है। आर्मी के जनरल सारी बैटल के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। एक जनरल मैप के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए कहता है, उस टाइम पहले ही गोस्ट आर्मी ने हमारे डिफेंस को तोड़ डाला है, काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनका गोल सीधा सीधा कैपिटल ही है। दूसरा आदमी कहता है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ गोस्ट जनरल सोल इंटीग्रेशन रियल्म में हैं, जबकि कुछ गोस्ट कमांडर्स ग्रेट असेंशियल रियल्म में। उनमें से तीसरा जनरल कहता है कि मगर लेकिन आखिर अब क्यों, आखिर वो डेड सेक्ट की गोस्ट रेस इस समय हमारी डेस्टिनी को ऑक्यूपाई क्यों करना चाहती है। हमारी डायनेस्टी का कोई छुपा हुआ ट्रेजर उन्हें अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा। जिस पर उन लोगों का क्राउन प्रिंस उनसे कहता है कि तुम्हारे संदेह को समझता हूँ, लेकिन एक क्राउन प्रिंस होने के बावजूद भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जनरल माफी मांगते हुए कहता है कि योर हनेस मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। इस पे क्राउन प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, अभी सिर्फ यही बात जरूरी है कि हमें डिफेंस लाइन पे खड़े होकर के उन लोगों को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देना है। अगर हम लोग ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो फिर हम लोग कम से कम अपने लोगों को यहाँ से बचा करके दूर ले जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी डायनेस्टी के लोग जिंदा है तब तक हम
में एक होप जिंदा रहेगी। अब इधर वो लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी एक सोल्जर वहाँ पे अंदर आते हुए उनसे कहता है कि योर हाइनेस ये अर्जेंट है, आपको यहाँ पे आकर के इसे देखना चाहिए। कहता है कि बस ये मत कहना कि उन गोस्ट आर्मी के लोगों ने फिर से हमला कर दिया। साथ ही वो बाहर निकलते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, इन दोनों गोस्ट आर्मी के साथ हुई फाइट में मेरा ट्रूप पूरी तरीके से थक चुका है और अब अगर फिर से लड़ाई होती है तो हम लोगों ने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। लोगों के पास 8 लाख सोल्जर्स का ट्रूप है जबकि हमारे पास सिर्फ 4 लाख का ही। इसका क्या मतलब है कि हमारी हार तय है। दोस्तों हुए जैसे ही क्राउन प्रिंस बाहर निकल कर देखता है तो वो सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि ये क्या, ये तो एक बीस्ट है, आखिर एक इस तरीके की चीज हमारी ग्रेट जाओ के ऊपर क्या कर रही है। मेरे सभी साथियों बिल्कुल चौकन्ना रहना, एक मिनट यहीं रुको, ये तो एक डिवाइन बीस्ट कुनपेंग है और आखिर उसके ऊपर उसे राइड कौन कर रहा है। लेपर्ड ट्रूप कमांडर वेंग हुआ है। तो जनरल हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, आखिर कमांडर वेंग उसे राइड कैसे कर सकती है। लेकिन तभी कमांडर वेंग कुनपेंग के ऊपर से उतरती है और क्राउन प्रिंस को ग्रीट करते हुए उसे कहती है कि लेपर्ड कैवलरी रिपोर्टिंग टू क्राउन प्रिंस, हमारी और हमारे ग्रेट जाओ की मदद करने के लिए इस डिवाइन वेस्ट के मास्टर ये जुलियन यहाँ पे आए हैं। और उसके मुंह से जुलियन का नाम सुनकर के तो क्राउन प्रिंस भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये जुलियन जुआंटियन सेक्ट का वो व्हाइट हेयर डीमन, क्या वो है इस डिवाइन वेस्ट का मास्टर। वेंग क्राउन प्रिंस के में कहती है कि योर हाइनेस प्लीज थोड़ा सही से बात कीजिए। सीनियर ये बहुत ही ज्यादा जेंटल हैं, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि रूमर्स में उन्हें डरावना बताया गया है। क्राउन प्रिंस भी कहता है कि हाँ मैं समझ गया। क्राउन प्रिंस ग्रेट जाओ डायनेस्टी की ओर से सीनियर ये को ग्रीट करता हूँ। इसके बाद में फिर जुलियन भी अपने दोनों डिसाइपल्स के साथ में अपने माउंट के ऊपर से उतर करके उनके सामने आता है। तभी उन सभी लोगों को गोस्ट आर्मी की ओर से आवाज आती है क्योंकि जोर जोर से हंसते हुए उनसे कहते हैं कि तुम ह्यूमंस हमारी 8 लाख आर्मी के हाथों घेर लिए गए हो, इसलिए अगर तुम अपने अच्छे के लिए कुछ भी जानते हो सीधा सीधा हमारे आगे अपने आप को सरेंडर कर दो। गोस्ट आर्मी के इस धमकी को सुनकर के तो क्राउन प्रिंस भी गुस्सा होते हुए कहता है कमीने गोस्ट फिर से काफी जल्दी आ गए। तभी जुलियन अपने दोनों डिसाइपल्स से कहता है कि जाओ और उन सबको अभी के अभी क्लीन कर दो। उसके बाद जुलियन की बात मान करके होंग ओनली बड़ी तेजी से वहाँ से उड़ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को इस तरीके से अकेला जाता हुआ देख करके तो सभी सोल्जर्स और जनरल्स कहते हैं कि आखिर ये है कौन है, क्योंकि सिर्फ अकेले 2 ही 8 लाख आर्मी को चैलेंज करने के लिए चले गए। क्या उन लोगों को नहीं पता है कि उनकी गोस्ट आर्मी के अंदर ग्रेट एसेंशियल रियल्म के भी कमांडर्स हैं। उसी वक्त हमें फिर उन पहाड़ियों के बीच का सीन दिखाया जाता है जिसके साथ ही हमें उन सभी गोस्ट जनरल्स और कमांडर्स को दिखाया जाता है। ये कह रहे होते हैं कि ये कितनी ज्यादा मजाकिया बात है, इस तरीके की डायनेस्टी को ग्रेट जाओ कहा जाता है कि हमें पीछे ढकेलने के लिए भी इतनी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत पड़ रही है। जिस पे दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कि इस तरीके की रॉयल डायनेस्टी को नेचुरल तौर पर पावर्स मिली हैं, मगर फिर भी हमारी 8 लाख की आर्मी इन लोगों के 4 लाख की आर्मी के ऊपर काफी ज्यादा हावी है। तीसरा वाला कहता है कि नाइल रेविस की 100 से ज्यादा क्लैंस जाग उठी हैं। हमारी ये गोस्ट आर्मी के पास में हमला करने का सबसे पहले मौका है जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर को तय करेगा। चौथा कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी नहीं तो बाद में ये दुनिया तो खत्म होने ही वाली है जब ईस्टर्न डोमेन के नए रूलर्स खड़े होंगे और जो इस काम में योगदान देंगे उनका ही फ्यूचर बाद में अच्छा होगा। अब हमें जुलियन को दिखाया जाता है जो कि अब मस्त अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। तभी होंग और ली उसके पास में आते हैं और फिर होंग उसे बताता है कि मास्टर जैसा कि आपने हमसे कहा था हमने 8 लाख गोस्ट आर्मी के ट्रूप को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसके बावजूद भी जब जुलियन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है तो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मास्टर खुश नहीं है, जबकि इधर जुलियन तो मस्त सो रहा होता है। उसके कान में उससे जागने के लिए कहती है। फिर जुलियन जगते हुए उनसे कहता है कि क्या तुमने पूरा काम कर दिया। थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि हाँ हमने सारी एनिमी को खत्म कर दिया। फिर वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि हम यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा करके उन लोगों से लड़ रहे थे और ये कमीना बंदा यहाँ पे मस्त अंगड़ाइयां लेते हुए सो रहा था। उनके इस काम के लिए उनको शाबाशी देता है। वक्त पीछे से क्राउन प्रिंस और उसके सोल्जर्स भी आ जाते हैं और जुलियन को फुल रेस्पेक्ट देते हुए उससे कहते हैं कि ये जुन आपने इन क्राइसिस में हमारे ग्रेट जाओ को बचाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और कभी भी आपके इस उपकार को नहीं भूलेंगे। उनसे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर अब इस सब की वजह से हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए अब चाहते हैं कि तुम्हारा ग्रेट जाओ हमारी थोड़ी अच्छे से खातिरदारी करे। प्रिंस कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स आप तो हमारे हॉनर्ड गेस्ट हैं, मैं आपको अपनी कैपिटल ले चलता हूँ जहाँ पे हम लोग एक ग्रेट बैंक्वेट रखेंगे। उसके बाद हमें ग्रेट जाओ इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है कि सभी लोग झुक करके जुलियन और उसकी टीम का स्वागत कर रहे होते हैं। प्रिंस कहता है कि ये जुन बैंक्वेट से पहले मेरे फादर आपसे मिलना चाहते थे। जुलियन में उनके सामने आते हुए अपने मन में कहता है ये ओल्ड गीजर यहाँ पे बैठा बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। तभी एम्परर जुलियन से कहता है जुन मुझे माफ कर देना, मेरी बुरी हेल्थ की वजह से मैंने खुद पर्सनली आकर के तुम्हें ग्रीट नहीं किया। ये बात सुनने के बाद में तो जुलियन भी हैरान होते हुए अपने सामने की ओर देखता है और फिर ऑरा को सेंस करते हुए शौक होते हुए अपने मन में कहता है ये इमेंस एनर्जी, क्या ये नेशनल डेस्टिनी है। साथ ही हमें ग्रेट जाओ एम्परर को दिखाया जाता है जो कि पीक ग्रेट एसेंशियल रियल्म में होते हैं। के बाद जुलियन उन्हें देखते हुए आगे अपने मन में कहता है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से डायनेस्टी की स्ट्रेंथ उसकी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से है जिसे कि नेशनल
डेस्टिनी कहा जाता है। मोटिवेशन को बूस्ट करती है, इंजरीज को हील करती है और उनकी ट्रेनिंग ऐड करती है। लोगों की लाइफ की फाउंडेशन कंट्री की डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करती है। करके लगता है कि एम्परर ने उसका यूज अपनी खुद की हेल्थ को ठीक करने के लिए किया है, मगर फिर भी उनकी ये कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। इधर एम्परर भी जुलियन की कल्टीवेशन को देख करके हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इस बंदे की कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ को नहीं देख पा रहा हूँ। क्या इसने किसी तरीके की कंसीलमेंट आर्ट का इस्तेमाल किया है? क्या ये वाकई में एक ट्रूली ग्रेट असेंशन एक्सपर्ट है? जुलियन इसके बाद में एम्परर से कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या हुआ था? एम्परर उन्हें बताता है कि नाइदर एविस के इन गोस्टों ने हमारे ऊपर अचानक से हमला कर दिया। यहाँ पर कई सारे ऑफिसर्स को लगता है कि ये सब उन्होंने हमारे पैलेस में छुपे किसी खजाने के लिए किया है। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता है कि आखिर वो किस तरीके का ट्रेजर है जिसके के लिए वो आ रहे हैं। तो जुलियन उनसे पूछता है कि तो फिर आपको ये इंजरीज कहाँ से हुई? तो इस पे एम्परर जुलियन को बताते हैं कि उस आर्मी के फॉर्मली अटैक करने से पहले कोई अजनबी फिगर हमारी रॉयल टॉम के अंदर घुस गया। उसकी स्ट्रेंथ बेहद ही ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। उसके सामने हमारे ताकतवर वॉरियर्स भी बिल्कुल पावरलेस रह गए। इसलिए उसका सामना करने के लिए मेरे पास में हमारी नेशनल डेस्टिनी का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। लेकिन अजीब बात तो यह है कि हमारे ऊपर भारी पड़ने के बावजूद भी वो खुद पीछे हट गया, मानो कि वो जैसे खुद से अपनी पूरी ताकत नहीं लगाना चाहता था। कुछ ही समय बाद, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, गोस्ट रेस ने हमारे ऊपर हमला शुरू कर दिया। तो अब एम्परर की ये सारी बातें सुनकर के जुलियन उनसे कहता है कि ये सब कुछ देख करके लगता है कि असली प्रॉब्लम आपकी रॉयल टॉम से शुरू होती है। वो अपने मन में कहता है कि एम्परर के कहने के हिसाब से गोस्ट आर्मी जरूर इस टॉम के लिए आ रही है, जिसका कि मतलब तो यही है कि जरूर इसके अंदर कुछ बड़ा छुपा हुआ है, वरना वो लोग इसके लिए एक इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं चुकाते। मगर फिर एक बंदा जो कि एम्परर के लेवल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और उसका इस टॉम में भी अपर हैंड था, वो फिर भी खुद से पीछे क्यों हट गया? कई में इस चीज को लेकर के तो काफी सारे डाउट पैदा हो रहे हैं। और ओरिजिनली तौर पे तो मैं अपने इस चीट सिस्टम के साथ में सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में मजे की लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब ये रहस्य काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। ये सब सोच होंग भी अपने मन में कहता है कि इस सब की वजह से मुझे एक एंशिएंट लेजेंड की बात याद आ रही है, जो कि पहले एक बार मैंने सेंट्रल रीजन में सुनी थी। के बाद में जुलियन एम्परर से कहता है कि योर मैजेस्टी, अगर आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जाकर के आपके टॉम को विजिट करना चाहता हूँ। क्राउन प्रिंस भी जुलियन से माफी मांगते हुए कहता है कि रॉयल टॉम वो जगह है जहाँ पे कि हमारे एंसेस्टर रेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम वहाँ पे अंदर गए तो तुम अजीबोगरीब एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। आपने हमारे ग्रेट जाओ की एक बहुत बड़ी मदद की है। हमारे इंपीरियल किचन में पहले से ये काफी अच्छी दावत तैयार की जा रही है। आप तो यहाँ पर सिर्फ हमारी खातिरदारी को देखिए और मजे लीजिए। एम्परर भी कहता है कि ये जुन, मुझे माफ कर देना, लेकिन हम लोग आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाए। आप हमारे ग्रेट जाओ के एक हॉनर्ड गेस्ट हैं, इसलिए आप हमारे ट्रेजरी हॉल में से बेफिक्र कोई भी ट्रेजर को ले सकते हैं। जिस पर जुलियन में उनसे कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपसे इसके बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं काफी ज्यादा इसके लिए क्यूरियस था। इसके साथ ही जुलियन अपने मन में कहता है कि अभी तक मेरा क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैं कुछ टाइम यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि ये चीजें कैसे डेवलप हो रही हैं। इसी के साथ में अगला सीन हमें ईस्टर्न रीजन के नाइदर एवेस्ट का गोस्ट किंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई पूरी तरीके से ब्लडी और लावा से भरा हुआ होता है। और तभी एक थ्रोन के ऊपर हमें एक बंदे या फिर एक राक्षस को बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि मस्त बैठा वहाँ पे अपने खून के नशे कर रहा होता है। साथ ही हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, एक गुंडे की तरह अपने पास में एक लड़की को बैठाए हुए होता है। नाम होता है वन थॉर्न्ड गोस्ट किंग, यानी कि एक सिंग वाला भूत या किंग, जो कि अर्ली ट्रिवोल्यूशन स्टेज पर होता है। हंसते हुए कहता है कि एक न्यू बॉर्न डिवाइन खून का टेस्ट ही कुछ और है, और इतनी सालों के बाद में आखिरकार वो अपॉर्चुनिटी आ ही गई। अगर हम इस टाइम ग्रेट जाओ के ऊपर कॉन्कर कर लेते हैं, उसके बाद में मेरा इस गोस्ट रेस के अंदर इन्फ्लुएंस्ड स्काई रॉकेट हो जाएगा, और अगर मैंने उन फिगर्स के फेवर को गेन कर लिया तो फिर उसके बाद में शायद फिर मैं भी रीजन के उन लेजेंड में से एक की सीट को पालूंगा। मगर लेकिन आखिर मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मिली है? कुंता और बाकी लोगों के लीडरशिप में तो अब तक जाओ एम्परर को अपनी कोई कार्यवाही कर देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे लिए अभी सबसे बड़ा चिंता का विषय तो वो नेशनल डेस्टिनी है। इधर वो बंदा ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी सीट के ऊपर मिस्टीरियस फिगर आ जाती है, जिसका कि पहले एम्परर से सामना हुआ था। वहाँ पे आते हुए चिल्लाते हुए गोस्ट किंग से कहता है कि यूजलेस, अभी भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस मिस्टीरियस आदमी को देख करके तो गोस्ट किंग भी उसके तलवे चाटते हुए उससे कहता है कि ग्रीटिंग्स एनवॉय सर। इस पे वो एनवॉय उससे कहता है कि नाइदर एविस के हंड्रेड्स ऑफ क्लैन होली वॉर के लिए एकजुट हो रहे हैं, फिर भी तुम गोस्ट किंग यहाँ पर छुपे बैठे हुए हो। तो क्या तुम्हारी इस चीज को मैं ये मान लूं कि गोस्ट रेस ने पहले इस चीज के लिए हार मान ली है? गोस्ट किंग कहता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी ग्रेट जाओ के ऊपर हमला करने के लिए अपने ट्रूप को भेज दिया है। जल्दी एम्परर बैटल के लिए फील्ड पर उतरने वाला होगा, जिसके बाद में हम लोगों से कम्प्लीटली क्रैश कर देंगे, और उस समय उसका असली रंग सभी के सामने आ जाएगा, जिसके बाद में ये लिटिल वन उससे लड़ने के लिए और भी ज्यादा स्थिर हो जाएगा। एनवाई उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुम्हारी 8 लाख की आर्मी पहले ही हार चुकी है, और वो लोग यहाँ तक कि उन लोगों के ऊपर एक खरोंच भी नहीं ला पाए। तो गोस्ट किंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। मेरी उस गोस्ट आर्मी में दर्जन्स ऑफ सोल इंटीग्रेशन रिल्म के जनरल्स थे और 10 ग्रेट असेंशन कमांडर्स, यहाँ तक कि खुद एम्परर भी आकर के उन्हें इतनी आसानी से हरा नहीं सकता था। एनवाई उसे बताता है कि वो एम्परर नहीं था
जिसने की तुम्हारी 8 लाख की आर्मी को खत्म किया, बल्कि वो तो वहाँ से गुजर रहा एक कल्टीवेटर था जैसे कि लोग ये जुन के नाम से जानते हैं। जिस पे तो वो गोस्ट किंग चढ़ते हुए कहता है कि क्या ग्रेट असेंशन लेवल का कमीना, उसने इस तरीके से मेरे प्लान्स को डिस्टर्ब करने की हिम्मत की, लेकिन उसने भले ही मेरे 10 कमांडर्स को खत्म कर दिया, फिर भी मेरे इस ट्रिबुलेशन स्टेज के सामने वो एक चींटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो एनवॉय उसके सामने एक पिल को लाते हुए उससे कहता है कि उस बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो, स्नाइडर एविस की पिल का इस्तेमाल करो और ग्रेट जाओ को पूरी तरीके से कर्स कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो मैं तुम्हारे अगले फेलियर को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तो गोस्ट किंग कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं इस बार सक्सेस जरूर हूँगा। के साथ ही वो एनवॉय वहाँ पे अपना पोर्टल ओपन करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें गोस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में बावला हो गया होता है और अपने दांत पीसते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से बड़ी तेजी से उड़ जाता है। के बाद हमें एक और पहले से भी बड़ी गोस्ट आर्मी को दिखाया जाता है। कई सारी हवा में उड़ने वाली, कई सारी जमीन में चलने वाली गोस्ट आर्मी होती है और उनको लीड करने वाला होता है खुद गोस्ट किंग। बाद गोस्ट किंग अपनी पूरी आर्मी से कहता है कि सभी लोग मेरे कहने पर एक साथ मार्च करना। इसके साथ में वापस से ग्रेट जाव इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है कि बैंक्वेट हॉल में बैठे हुए सभी लोग मस्त डांस देखते हुए अपना खाना खा रहे होते हैं। अपनी वाइन पीते हुए कहता है कि ये वाइन वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। जियाओ मस्त खाने को लपेटने में लगी पड़ी होती है, अभी वह आराम से बैठा हुआ होता है। तो देखकर के तो क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि रेड इमोर्टल क्या खाने में कुछ गड़बड़ी है, आखिर आप क्यों नहीं खा रही हैं? इमोर्टल अब मैं समझा लगता है कि आप काफी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। विलन उससे कहता है कि इसे इग्नोर करो भाई, ये भी डाइटिंग पे है। इस पे होंग अपने मन में कहता है कि साले डाइट गई तेल लेने, मैं एक ट्रिबुलेशन स्टेज का एक्सपर्ट हूँ, मुझे इन फालतू की चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तभी क्राउन प्रिंस भी कहता है कि अब क्योंकि रेड इमोर्टल खाना नहीं खा रहे हैं, हम लोगों ने अपने म्यूजिक को दिखाया। के साथ ही क्राउन प्रिंस अपने ईस्टर्न डोमेन के सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन को बुलाते हैं, इनका नाम होता है नानगोंग चेंगफेंग। म्यूजिशियन भी वहाँ पे आते हुए अपने नाम को बताते हुए सभी लोगों को ग्रीट करता है। क्राउन प्रिंस भी उनके बारे में बताता है कि इनकी मास्टर्स म्यूजिक के अंदर प्रोफाउंड दाव की मीनिंग छुपी होती है। इन्होंने यहाँ तक कि मरते हुए एक युआन यंग कल्टीवेटर को भी असेंशन सोल फॉर्मेशन में पहुंचने में मदद की थी। तो मास्टर नैनगोंग को म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। बाद मास्टर नैनगोंग भी अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं और उसे बजाना शुरू कर देते हैं। अंदर से गाने के साथ साथ काफी ज्यादा अच्छा ऑरा रिलीज होने लगता है। सुनकर के तो ली और जियाओ को काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, जबकि जुलियन तो मस्त अपनी नींद के नशे करने लगता है। मगर तभी मास्टर नैनगोंग अपने म्यूजिक को बजाना बंद कर देते हैं। थोड़ा गुस्सा होते हुए क्राउन प्रिंस से कहते हैं कि हाइनेस अगर आप इस चीज को मनोरंजन कहते हैं तो शायद आपको मुझे यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए था। फिर क्राउन प्रिंस जुलियन से पूछता है कि ये जो मास्टर नैनगोंग के म्यूजिक से बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। तो जुलियन भी कहता है कि ना इतना भी नहीं। मास्टर नैनगोंग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, गुस्से में जुलियन से कहते हैं अपना मुंह बंद रखो, तुम एक घटिया जानवर हो, आखिर तुम्हें संगीत के बारे में कहाँ से कुछ पता होगा। इधर इस तरीके से अपने मास्टर की बेइज्जती सुन करके तो काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी स्वॉर्ड को उनकी ओर पॉइंट आउट करते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की, तुम बस रुको और देखो कि मैं आखिर तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। तो क्राउन प्रिंस भी घबरा जाता है और उसे रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ चलिए मास्टर ये जुन प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। मास्टर नैनगोंग बस थोड़े चिड़े हुए इंसान है, कहीं मैं आपको इस तरीके से हार्म पहुंचाने का कोई मतलब नहीं था। इस पे तो मास्टर नैनगोंग और भी जरा भड़कते हुए कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें सिर्फ लड़ना आता है, क्या तुम्हें जरा सी भी दाव म्यूजिक की थोड़ी समझ भी है। तो क्राउन प्रिंस उन्हें भी शांत कराते हुए अपने मन में कहता है कि मैं ये होप करता हूँ कि कहीं अपनी डिग्निटी की वजह से मास्टर नैनगोंग आज मारे न जाए। इस पर ली जुलियन की ओर देखता है और उससे कहता है मुझे बस इजाजत दीजिए। सिस्टम जुलियन को नया मिशन दे देता है जिसमें कि जुलियन को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक में अपने गुस्से के ऊपर काबू खोना और नैनगोंग को वहीं पे खत्म करना है। रिवॉर्ड के तौर पर 10 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स मिलेंगे, जबकि दूसरे ऑप्शन में उसे म्यूजिक चैलेंज में नैनगोंग को हराना होगा और फिर रिवॉर्ड के तौर पर 10 बैग भर के टॉप ग्रेड का स्पिरिट बीस्ट खाना मिलेगा। जितना ज्यादा तुम्हारा पेट खाना खाएगा उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। तो अब उस मिशन को देखने के बाद तो जुलियन सेकंड ऑप्शन को चुनता है और फिर मास्टर नैनगोंग से कहता है कि ठीक है फिर अब हम दोनों एक गाने का कंपटीशन रखते हैं, बट अपना गाना बजाओ, मेरे पास मेरे हाथ हैं वही काफी हैं। तो मास्टर नैनगोंग और भी ज्यादा चिढ़ते हुए कहते हैं कि क्या कहा सिर्फ हाथ, तुम मार्शल आर्ट के कचरे, क्या तुम संगीत की प्योर डाव का मजाक उड़ा रहे हो? मैंने हजारों सालों तक इसका अध्ययन किया है और क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर ये फील्ड कितना ज्यादा गहरा है?